मेरा नाम एड्रियन है और दुनिया मुझे किंग ऑफ जीरो कहने से पहले मैं वही लड़का था जिसे अमीर लोग सिर्फ अपनी बैकग्राउंड डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल करते थे। मैं शहर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप पर पढ़ता था जो मुश्किल से मेरी ट्यूशन फी ही कवर करती थी। मेरे आसपास हर कोई ऐसी घड़ियां पहनता था जिनकी कीमत उस अपार्टमेंट से भी ज्यादा थी जिसमें मैं रहता था। वे इंपोर्टेड कार्स में आते थे, लेदर का शेड थोड़ा भी गलत हो जाए तो शिकायत करते थे और $10 के लंच को ऐसे देखते थे जैसे उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो गया हो। मैं एक ऐसी बस से आता था जिसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी और अपनी शामें वहां काम करते हुए बिताता था जहां यूनिवर्सिटी के अमीर डोनर्स को एक और खामोश जोड़ी हाथों की जरूरत होती थी। इसी तरह मैं शहर के सबसे ऊंचे होटल की रूफटॉप गाला में ड्रिंक्स सर्व करने पहुंचा। बॉलरूम बादलों के ऊपर चमक रहा था, ग्लास सीलिंग के पार सितारे साफ दिखाई दे रहे थे। फ्लोटिंग कैंडल्स से भरे पूल के पास एक स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। मैं ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हाथ में सिल्वर ट्रे लिए भीड़ के बीच घूम रहा था, जबकि मेरी ही उम्र के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि विंटर बिताने के लिए कौन सा आइलैंड चुने। तभी ग्रांट की नजर मुझ पर पड़ी। ग्रांट इतना अमीर पैदा हुआ था कि उसे लगता था ग्रेविटी भी उसकी फैमिली की दी हुई सर्विस है। वह मेरी ही क्लास में पढ़ता था, हालांकि उसने शायद ही कभी कोई बुक खोली हो, लेकिन उसे बॉटल्स, डोर्स और दूसरे लोगों की इनसिक्योरिटीज खोलना ज्यादा पसंद था। उस रात उसके आसपास स्टूडेंट्स का एक झुंड था जो उसके हंसने के आधा सेकंड बाद हंसता था ताकि यह पक्का रहे कि वे उसके लिए यूजफुल बने रहें। उसने मेरी ट्रे से एक ग्लास उठाया और मेरे शूज की तरफ देखा। "Those are brave," उसने कहा। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। मेरे शूज सस्ते थे, अच्छी तरह पॉलिश किए हुए थे, लेकिन सोल के पास से फटने लगे थे। मुझे यह अच्छी तरह पता था क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं यही हिसाब लगा रहा था कि उन्हें बदलने से ग्लू लगाना सस्ता पड़ेगा या नहीं। ग्रांट ने अपना ड्रिंक थोड़ा झुकाया और रेड वाइन की एक पतली धारा ग्लास के किनारे से बहकर मेरी कफ पर गिर गई। "केयरफुल," उसने कहा। "यू ऑलमोस्ट डैमेज समथिंग एक्सपेंसिव." फिर से हंसी गूंज उठी। सिरीना विंडो के पास खड़ी थी और बाकी सबकी तरह वह नहीं हंसी। वह मुझे स्कॉलरशिप मिलने से पहले से जानती थी, यूनिफॉर्म पहनने से पहले से जानती थी और उस समय से भी पहले से जब मैंने यह सीख लिया था कि अगर अपमान को डेटा की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे सहना आसान हो जाता है। उसकी नजरें ग्रांट पर टिक गईं, लेकिन मैंने बहुत हल्के से सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। मुझे किसी की बचाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ याद रखना था। हर इंसल्ट मेरे दिमाग के अंदर बने एक शांत कमरे में जाकर जमा हो जाता था। मैं उनमें से एक भी कभी नहीं भूलता था। जो लोग मुझे अपमानित करते थे, मैं उन्हें उसी तरह स्टडी करता था जैसे कोई चेस प्लेयर खुले हुए किंग का अध्ययन करता है। ग्रांट को लगता था कि वह मुझसे ऊपर है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। यह बात मेरे लिए उपयोगी थी। जो इंसान अपनी एरोगेंस का सोर्स खुद बता देता है, वह उसे खत्म करने का तरीका भी खुद ही बता देता है। मैंने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि मैंने हार मान ली है। यही उसकी पहली गलती थी। रात के 11:68 पर गाला मैनेजर ने एक टूटी हुई स्कल्पचर का दोष मुझ पर डाल दिया जिसे मैंने कभी छुआ तक नहीं था। 11:29 पर उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने ग्रांट को मुझ पर वाइन गिराते देखा था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक मिडनाइट पर मैं सर्विस एलिवेटर में दाखिल हुआ। मेरे अकाउंट में सिर्फ $12 बचे थे और मेरी एक स्लीव अब भी भीगी हुई थी। डोर्स बंद हुए, तभी हवा में एक हल्का सा नंबर दिखाई दिया, $100। मैं उसे घूरने लगा। एक सेकंड बाद वह बदलकर $200 हो गया, फिर $300। उस नंबर के नीचे साफ अक्षरों में एक लाइन बनी, पैसिव इनकम एक्टिव, करंट रेट $100 पर सेकंड। मैंने प्रोजेक्टर ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने पलकें झपकाईं, नंबर वहीं रहा। मैंने एक आंख ढकी, फिर दूसरी, वह फिर भी नहीं गया। जब एलिवेटर लॉबी तक पहुंची तब तक बैलेंस $2,700 दिखा रहा था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे अकाउंट में एक डिपॉजिट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर डिपॉजिट बिल्कुल $100 का था और हार्ट बीट जैसी सटीक टाइमिंग के साथ आ रहा था। ज्यादातर लोग चीख पड़ते, कुछ लोग शायद प्रार्थना करने लगते। मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। पैनिक वही करता है जिसका दिमाग किसी सिचुएशन का कोई मॉडल नहीं बना पाता। मैंने तुरंत एक मॉडल बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं हर सेकंड $100 कमा रहा था तो हर मिनट $6,000, हर आवर $360,000। 24 घंटे में कुल $8,140,000। मैं अभी हिसाब पूरा भी नहीं कर पाया था कि एक और मैसेज दिखाई दिया, Spend all system income generated during the next 24 hours. End the cycle with a balance of 0. Success will add 1 0 to the income rate. उसके बाद दूसरी लाइन आई, Only real purchases at genuine value will count. बस इतना ही। कोई वॉइस नहीं, कोई मैस्कॉट नहीं, कोई रहस्यमयी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जो शैडोज से मुझे धमका रहा हो। सिर्फ पैसा, एक क्लॉक और एक कंडीशन। उस रात मैं पहली बार मुस्कुराया। एलिवेटर के डोर्स खुलकर होटल लॉबी में पहुंचे। ग्रांट अब भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं खड़ा था और सुपरकार्स की रो आने का इंतजार कर रहा था। उसने मेरी दाग लगी यूनिफॉर्म देखी और आलस से 2 उंगलियां उठाकर मुझे बाय कहा।
मैं उसकी तरफ देखे बिना उसके पास से निकल गया। सड़क तक पहुंचते पहुंचते मेरा बैलेंस $20,000 पार कर चुका था। मैंने सबसे पहले कोई मैंशन नहीं खरीदा, कोई कार भी नहीं खरीदी। मैंने एक सैंडविच खरीदा। होटल के सामने 24 घंटे खुला रहने वाला एक कैफे था और मुझे यह जानना था कि यह पैसा सच में असली है या नहीं। कैशियर ने मेरी यूनिफॉर्म देखी, फिर काउंटर पर रखी ब्लैक कॉफी और सैंडविच को देखा और इंतजार करने लगा कि मेरा कार्ड फेल हो जाए, लेकिन वह अप्रूव्ड हो गया। जब मैं खा रहा था उसी दौरान मैं उस कैफे की एक बिजी आवर की पूरी कमाई से भी ज्यादा पैसा कमा चुका था। सैंडविच खत्म करते करते मेरा बैलेंस $34,000 बढ़ चुका था। तभी मुझे इस समस्या का असली पैमाना समझ आया। मैं अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं इस दौड़ में था कि कहीं मैं बहुत धीरे धीरे अमीर न बन जाऊं। शुरुआत में $8 मिलियन को एक ही दिन में खर्च करना नामुमकिन लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि आम लोगों को ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वे सिर्फ आम चीजें खरीदते हैं। मुझे स्पीड चाहिए थी, फोकस चाहिए था और ऐसे सेलर्स चाहिए थे जो तुरंत डील पूरी कर सकें। रात के 12:30 बजे मैं होटल के शॉपिंग आर्केड के अंदर मौजूद एक लग्जरी वॉच बुटीक में गया। गेट्स आधे बंद हो चुके थे। एक क्लर्क ने कहा कि स्टोर बंद हो रहा है। मैंने डिस्प्ले की तरफ इशारा किया। सब कुछ कितने का है? वह खुद को रोकने से पहले हंस पड़ा। मैंने अपना फोन ग्लास काउंटर पर रख दिया। मेरे अकाउंट का बैलेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसके डिजिट्स धुंधले दिखाई देने लगे। उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। 10 मिनट बाद स्टोर की हर वॉच मेरी थी। मैंने $1.2 मिलियन खर्च किए और सबसे सस्ती वॉच पहनकर बाहर निकला क्योंकि मुझे उस आयरनी में मजा आता था। बाकी सभी वॉचेज मैंने सिल्वर केसेस में होटल बॉलरूम भेज दी, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के साथ, उन्हें पार्टी फेवर्स की तरह टेबल्स पर रख दो। ग्रांट की गाला मेरी पहली डिलीवरी एड्रेस बन गई। मुझे उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना जानना ही काफी था। रात के 1:15 बजे मैंने बगल वाली बुटीक खरीद ली क्योंकि उसका ओनर खुद नीचे आया और मुझसे कहा कि मैं उसके हिसाब का कस्टमर नहीं दिखता। मैंने उससे सहमति जताई। फिर मैंने उसकी पूरी इन्वेंट्री, डिस्प्ले फर्नीचर, क्रिस्टल शैंडलियर और एंट्रेंस के ऊपर लगा विशाल गोल्ड लोगो भी खरीद लिया। मैंने वह लोगो हटवाकर उसकी जगह एक डिजिटल काउंटर लगवा दिया जो हर मिनट मेरी कमाई दिखा रहा था। मैंने उसके सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मिस्ट्री हमेशा एक्सप्लेनेशन से ज्यादा कीमती होती है। रात के 2 बजे मैं एक कार डीलरशिप में गया जहां नाइट स्टाफ ऑटो शो के लिए व्हीकल्स तैयार कर रहा था। एक सेल्समैन मुझे यूज्ड कार्स की तरफ ले जाने लगा। मैंने उससे पूरे शोरूम फ्लोर की कीमत पूछी। उसने ऐसा नंबर बताया जो मुझे डराकर भगा देने के लिए था। मैंने तुरंत पेमेंट कर दी। एक ही बार में 18 कार्स मेरी हो गईं। सेल्समैन ने पूछा कि मैं कौन सी कार चलाना चाहता हूँ। मैंने कहा ऑल ऑफ देम। मैंने सिरीना को कॉल किया। उसने चौथी रिंग पर फोन उठाया। उसकी आवाज आधी नींद में थी और पूरी तरह शक से भरी हुई। मैंने उससे कहा कि बाहर आ जाओ। 20 मिनट बाद वह डोर पर डेंट वाली अपनी पुरानी हैचबैक में पहुंची। उसने डीलरशिप को देखा, फिर मुझे देखा, फिर शोरूम लाइट्स के नीचे चमकती सुपरकार्स की लंबी लाइन को देखा। मैंने उसकी तरफ एक की उछाल दी। वह उसे पकड़ नहीं पाई। की उसके कंधे से टकराकर उसकी गोद में गिर गई। पहली बार मैं उसे सच में चौंकाने में सफल हुआ। एड्रियन, उसने धीरे से कहा, तुमने क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैंने एक टेम्पोरेरी कैश फ्लो प्रॉब्लम हल कर दी। उसने कार्ड्स की तरफ देखा। यह टेम्पोरेरी है? मेरी नजर के सामने दिखाई देने वाला बैलेंस फिर से $900,000 पार कर चुका था। मैं अभी लाखों डॉलर खर्च कर चुका था, लेकिन नंबर पहले ही दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था। यही, मैंने कहा, समस्या है। मैंने उसे सिर्फ उतना ही बताया जितना जरूरी था। पैसा अपने आप आ रहा था। मेरे पास उसे खर्च करने के लिए 24 आवर्स थे। हर सक्सेसफुल साइकिल इनकम रेट को 10 गुना बढ़ा देती थी। मैंने यह नहीं बताया कि यह पावर मेरे हाथों में कितनी स्वाभाविक महसूस हो रही थी। सिरीना पहले से जानती थी कि मैं एम्बिशियस हूँ। उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वह शब्द अब मेरे लिए बहुत छोटा पड़ चुका था। पहले उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तभी एक और डिपॉजिट आ गया। फिर उसने वही सवाल पूछा जो कोई भी पूछता, क्यों तुम? मैंने ग्लास वॉल के पार शहर की तरफ देखा। क्योंकि मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। इस जवाब ने उसे पैसे से भी ज्यादा डरा दिया। सनराइज तक हमने डीलरशिप को एक कॉन्वॉय में बदल दिया। मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस दिन के लिए उपलब्ध हर ड्राइवर को हायर किया। उन सबके लिए एक जैसे ब्लैक सूट्स खरीदे और कार्स को शहर में 2 बिल्कुल सीधी लाइंस में निकलवा दिया। मैं बीच वाली व्हीकल में बैठा, जबकि सिरीना सबसे आगे वाली कार चला रही थी। ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसने किसी स्ट्रेंजर को उसे छूने तक से मना कर दिया था। साइडवॉक्स पर खड़े लोग हमारी वीडियो बना रहे थे। ब्रेकफास्ट से पहले ही न्यूज हेलीकॉप्टर्स ऊपर मंडराने लगे। एक रूमर फैल गया कि कोई अनजान प्रिंस शहर में आया है। दूसरा रूमर कह रहा था कि मैं किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी एम्पायर का हेयर हूँ। मैंने दोनों रूमर्स को जिंदा रहने दिया। सच इतना अविश्वसनीय था कि उसका कोई फायदा नहीं था। सुबह 7 बजे मैं यूनिवर्सिटी वापस पहुंचा। ग्रांट मेन हॉल के बाहर खड़ा लोगों को यह कहानी सुना रहा था कि मुझे कैसे नौकरी से निकाला गया। जैसे ही हमारा कॉन्वॉय कोर्टयार्ड में दाखिल हुआ, उसकी ऑडियंस मुड़कर देखने लगी। एक कार उसके सामने आकर रुकी,
फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब तक 21वीं व्हीकल पहुंची तब तक कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं नई सूट पहने और बुटीक की सबसे सस्ती वॉच लगाए बाहर उतरा। ग्रांट बस मुझे घूरता रह गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया। घमंडी लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनकी ताकत नहीं होता, वह सिर्फ एक रिफ्लेक्स होता है। ग्रांट ने कहा, रेंटल कंपनीज अब बहुत डेस्परेट हो रही हैं। मैंने आखिरी ट्रांसपोर्ट ट्रक की तरफ इशारा किया। वर्कर्स उसी गोल्ड लोगो को नीचे उतार रहे थे जिसे मैंने बुटीक से हटवाया था। वह तेज धातु जैसी आवाज के साथ सड़क पर आ गिरा। मैंने कहा, वह भी मैंने ही खरीदा है। मुझे लगा तुम्हें उस आखिरी जगह की एक सुवेनियर चाहिए होगी जिसने मेरे शूज देखकर मुझे जज किया था। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन इस बार वे उस पर हंस रहे थे। ग्रांट के चेहरे का भाव सिर्फ एक पल के लिए बदला। वही एक पल काफी था। मुझे उसकी पहली दरार मिल चुकी थी। अगले 12 आवर्स खरीदारी के धुंधले सिलसिले में बदल गए। मैंने ग्लास फ्लोर वाला एक पेंट हाउस खरीद लिया क्योंकि वह उपलब्ध था। मैंने रेयर गिटार्स का एक कलेक्शन खरीद लिया, जबकि मुझे गिटार बजाना भी नहीं आता था। मैंने शॉपिंग आर्केड के अंदर मौजूद हर डिजाइनर आइटम खरीद लिया, फिर डोर्स खोल दिए और स्टूडेंट से कहा कि वे जितना उठा सकते हैं उठा ले जाएं। मैंने एक हेलीकॉप्टर खरीदा, फिर पता चला कि मुझे उसका शोर पसंद नहीं है, इसलिए लैंडिंग से पहले ही नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स खरीद लिए। पब्लिक को यह सब बहुत पसंद आया। एक कैमरा मेरे पीछे फर्नीचर शोरूम तक आया, जहां मैं एक बेहद अजीब गोल्डन काउच पर बैठा, अपना लगातार बढ़ता बैलेंस देखा और बिना उठे पूरी बिल्डिंग खरीद ली। शाम होते होते लोग यह पूछना छोड़ चुके थे कि क्या मैं अमीर हूं। अब वे पूछ रहे थे कि मैं कितना अमीर हूं। मैंने उन्हें एक नंबर बताया जो उसी समय तक पुराना पड़ चुका था, लेकिन सिस्टम पर इस अटेंशन का कोई असर नहीं पड़ा। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, 0। शाम के 6 बजे तक मैं $6 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका था। शुरुआत में यह जीत जैसा लगा, फिर मैंने नंबर्स देखे और समझ गया कि मैं पीछे चल रहा हूँ। जब मैं नेगोशिएशन कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, खा रहा था और बात कर रहा था, तब भी पैसा लगातार आता रहा। मेरा हर पॉज मुझे सजा दे रहा था, हर सेकंड मेरे बैलेंस में और $100 जोड़ रहा था। मेरे पास सिर्फ 6 आवर्स बचे थे और मेरा बैलेंस फिर से $2 मिलियन पार कर रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि बचे हुए सेलर्स अब जानबूझकर धीमे हो गए थे। उन्हें प्रूफ चाहिए था, मीटिंग्स चाहिए थीं, एक्सप्लेनेशंस चाहिए थीं, टाइम चाहिए था। मेरे पास इनमें से किसी के लिए भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कस्टमर की तरह शॉपिंग करना बंद कर दिया। मैंने इन्वेडर की तरह शॉपिंग शुरू कर दी। मैंने उसी होटल की पूरी एक फ्लोर खरीद ली जहां से मुझे निकाला गया था, फिर एक और फ्लोर खरीद ली। ओनर ने पूरी बिल्डिंग बेचने से मना कर दिया। तब मैंने रूफटॉप रेस्टोरेंट, बॉलरूम की सारी फिक्सचर्स, पूरा आर्ट कलेक्शन, वाइन सेलर की हर बॉटल और न्यू ईयर्स ईव के लिए तय किए गए फायरवर्क्स डिस्प्ले के राइट्स खरीद लिए। उसी रात 9 बजे मैंने फायरवर्क्स तय समय से पहले ही लॉन्च कर दिए। पूरे होटल के ऊपर सफेद आग की लपट्टों में मेरा नाम दिखाई देने लगा। ग्रांट उस समय अंदर एक और पार्टी में मौजूद था। मुझे यह इसलिए पता था क्योंकि बॉलरूम इक्विपमेंट के साथ मैंने सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम भी खरीद लिया था और लाइव फीड में वह विंडो के पास खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि उसके सिर के ऊपर आसमान में एड्रियन लिखा हुआ था। लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे चमकदार प्रदर्शन सिर्फ फिजूल खर्ची होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग उनका असली काम नहीं समझते। कोई डिस्प्ले सिर्फ रोशनी नहीं होता, वह एक मैसेज होता है जो एक साथ हर इंसान तक पहुंचता है। मेरा मैसेज यह था कि मैं वापस आ चुका हूं, जबकि मेरी पुरानी यूनिफॉर्म पर लगा दाग अभी तक सूखा भी नहीं था। रात के 10:30 बजे भी मेरे पास $1.4 मिलियन बचे हुए थे। मैंने एक छोटा थिएटर और उसकी हर सीट खरीद ली। 11 बजे भी मेरे पास $1 मिलियन से ज्यादा थे। मैंने एक आर्ट गैलरी का पूरा सामान खरीद लिया। 11:30 बजे मेरा बैलेंस $612,000, फिर $618,000, फिर $624,000 हो गया। वह नंबर सांस लेने की तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सिरीना ऑक्शन हाउस के बैक रूम में मेरे साथ खड़ी क्लॉक देख रही थी। देर रात की एक चैरिटी ऑक्शन में दहाड़ते हुए लायन के आकार की गोल्ड प्लेटेड स्टैचू बेची जा रही थी। वह स्टैचू भारी थी, बदसूरत थी और बिल्कुल वैसी चीज थी जिसे अमीर लोग तब खरीदते हैं जब वे भूल चुके होते हैं कि खूबसूरती कैसी दिखती है। बिडिंग $500,000 तक पहुंच चुकी थी। मैं अपना बैलेंस देख रहा था, $591,400, $591,500, $571,600। मैंने अपना पैडल उठा दिया। ऑक्शनियर ने $575,000 पुकारा। दूसरी तरफ बैठे एक बिडर ने उससे भी ऊंची बिड लगा दी। अच्छा हुआ, मुझे उस स्टैच्यू की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ ऐसा मूविंग टारगेट चाहिए था जिसके बिड इंक्रीमेंट्स मेरी इनकम रेट से मेल खाते हों। प्राइस बढ़ती गई, उसी के साथ मेरा बैलेंस भी बढ़ता गया। 11:59 और 40 सेकंड्स पर स्टैच्यू की कीमत $690,000 तक पहुंच गई। मेरा बैलेंस $691,200 था। मैंने $691,200 की बिड लगा दी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ऑक्शनियर उस अजीब नंबर को घूरता रह गया। एक और सेकंड बीत गया। मेरा बैलेंस $609,300 हो गया। हॉल की दूसरी तरफ बैठे एक बिडर ने अपना पैडल उठा लिया। पूरे दिन में पहली बार मेरी पल्स तेज हो गई। उसने $700,000 की बिड लगा दी। क्लॉक पर 11:59 और 48 सेकंड्स हो चुके थे। मैं बस ज्यादा प्राइस देकर नहीं जीत सकता था।
सिस्टम जेन्युइन वैल्यू को पहचानता था और इस रूम ने कंपटीशन के जरिए उस स्टैच्यू की वैल्यू तय कर दी थी। मुझे पेमेंट के उसी पल मेरा बैलेंस और फाइनल एक्सेप्टेड प्राइस बिल्कुल बराबर चाहिए थे। मैंने फिर से अपना पैडल उठा लिया। ऑक्शनियर ने $710,000 पुकारा। मेरा बैलेंस $710,400 दिखा रहा था। 4 सेकंड्स का अंतर। दूसरा बिडर कुछ पल के लिए झिझका। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर स्टैच्यू की तरफ देखा, फिर ऐसे मुस्कुराया जैसे मुझे कोई ऐसी बात पता हो जो उसे नहीं पता। वह मेरे जाल में फंस गया और उसने $720,000 की बिड लगा दी। लोगों को कंट्रोल करना सबसे आसान तब होता है जब उन्हें लगता है कि वे तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। क्लॉक पर 11:59 और 58 सेकंड्स हो चुके थे। मेरा बैलेंस $720,000 तक पहुंच गया। मैंने अपना पैडल उठाया। $720,000, मैंने कहा। ऑक्शनियर एक पल के लिए चौंक गया। दूसरा बिडर हंस पड़ा और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी नजर में मैं हताश दिख रहा था। मेरी नजर में आखिरी सेकंड हवा को चीरती हुई गिरती तलवार जैसा था। ऑक्शनियर ने हैमर उठाया। मेरा बैलेंस $720,000 हो गया। हैमर नीचे गिरा। पेमेंट क्लियर हो गई। मिडनाइट हो गई। मेरी नजर के सामने दिख रहा नंबर 0 बन गया। उस एक बिल्कुल सही पल में मेरी जिंदगी की सबसे अमीर महसूस होने वाली भावना यही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर इंटरफेस बदल गया। चैलेंज कंप्लीट। न्यू रेट $1,000 पर सेकंड। एक सेकंड बाद मेरा बैलेंस $1,000 हो गया। फिर $2,000, फिर $3,000। सिरीना ने मेरे चेहरे का भाव देखा और एक कदम पीछे हट गई। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उस बेवकूफी भरे गोल्डन लायन की तरफ देखा जिसे मैंने अभी ऑक्शन में खरीदा था। फिर उन गेस्ट्स की तरफ देखा जो मेरे बारे में फुसफुसा रहे थे। फिर उस क्लॉक की तरफ जो नए 24 आवर साइकिल की शुरुआत कर रही थी। मैंने एक दिन में $8,140,000 कमाए थे। अब अगले दिन मैं $400,000 कमाने वाला था। मैंने अपना एक हाथ लायन के सिर पर रखा। कल, मैंने कहा, मैं वापस क्लास में जा रहा हूँ। अगली सुबह 8 बजे तक मैं सोते सोते $28,800 कमा चुका था। मुझे यह बात तब पता चली जब सिरीना ने मेरे ऊपर एक पिलो फेंका। हमने पहली चैलेंज के दौरान खरीदे गए पेंट हाउस में रात बिताई थी। उसमें 6 बेडरूम्स थीं, एक प्राइवेट एलिवेटर था, हीटेड बैल्कनी थी और एक बाथ टब था जो इतनी ऊंचाई पर बनी विंडो के पास रखा था कि कभी कभी बादल भी उसके नीचे से गुजरते थे। मैंने सबसे छोटा बेडरूम चुना था क्योंकि बाकी मुझे बेकार लग रहे थे। सेरीना ने काउच चुना था क्योंकि उसे उस बिल्डिंग पर, उस पैसे पर और मुझ पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा फोन पिछले 8 आवर से वाइब्रेट कर रहा है। मैंने बैलेंस देखा। $28,84,000, फिर $28,85,000, फिर $28,86,000। मैं 6 आवर्स सोया था और जागते ही मेरे पास इतना पैसा था कि मैं वहीं होटल खरीद सकता था जहां से मुझे निकाला गया था। इसलिए मैंने वहीं किया। 8 पर मैंने ओनर को कॉल किया और उसे पूरी अप्रेज्ड वैल्यू देने की ऑफर दी। उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। 8:17 पर मैंने उसे फंड्स की लाइव इमेज भेज दी। 8:20 पर उसने और ज्यादा प्राइस मांगी। 8:21 पर मैंने उससे कहा कि यह ऑफर 60 सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। 8:22 पर वह होटल मेरा हो चुका था। मैंने अभी तक अपने दांत भी ब्रश नहीं किए थे। उस डील ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता। जब उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो तो वह दूसरे लोगों के टाइम का एहसास भी खरीद लेता है। उस ओनर ने अपनी पोजीशन बनाने में कई दशक लगाए थे। मैंने उसे छोड़ने के लिए सिर्फ 1 मिनट दिया। उसने छोड़ दी क्योंकि उसके सामने रखा अमाउंट उसकी पिछली पूरी जिंदगी से बड़ा था। मैंने किसी चीज का नाम नहीं बदला। साइन बदलने में टाइम लगता और मेरी 9 बजे लेक्चर थी। सिरीना मेरे साथ प्राइवेट एलिवेटर में आई, हाथ में उन एसेट्स की लिस्ट लिए जिन्हें उसने सेल पर पाया था। उसने लगभग 6 आवर्स तक मेरी मदद करने से इनकार किया था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर उसने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं शायद सिर्फ इसलिए कोई वॉल्केनो खरीद लूं क्योंकि वह महंगा दिखता है। वह सही थी। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ था। कॉन्वॉय की खबर रात भर में फैल चुकी थी और कई कार्स अब भी मेन हॉल के आसपास किसी मेटल प्रेडेटर की तरह खड़ी थीं। जैसे ही मैं रास्ते पर चला, स्टूडेंट्स ने अपने फोन्स उठा लिए। ग्रांट उसी सिल्वर कूप के सहारे खड़ा था जिसे मैंने पिछली रात खरीदा था। वह उसके साथ फोटोज खिंचवा रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। वह ऐसे मुस्कुराया जैसे कार उसी की हो। उसने कहा, तुम्हारी रेंटल काफी अटेंशन खींच रही है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा कि उसकी मुस्कान तन गई। मैं बस इसकी क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ कर रहा था। मैंने कहा, तो फिर बाहर से ही उसकी तारीफ करो। भीड़ से वही हल्की सी आवाज निकली जो लोग तब निकालते हैं जब उन्हें खून की गंध आ जाए लेकिन वे शालीन बने रहना चाहते हो। ग्रांट ने की मेरी तरफ उछाल दी। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे पकड़ लूंगा। मैंने उसे जमीन पर गिरने दिया। फिर मैंने सबसे पास खड़े उस स्टूडेंट की तरफ देखा जो हमारी वीडियो बना रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पास ड्राइवर्स लाइसेंस है? उसने सिर हिलाया। मैंने कार की तरफ इशारा किया। सनसेट तक ये तुम्हारी है। पूरा कोर्टयार्ड शोर से गूंज उठा।
ग्रांट का चेहरा बिल्कुल स्थिर रहा, लेकिन उसके कनपट्टी के पास की नस नहीं। यही उसकी दूसरी गलती थी। उसे लगता था कि स्टेटस रेयर चीजों का मालिक बनने से मिलता है। मैं समझ चुका था कि असली स्टेटस इस बात से मिलता है कि रेयर चीजों का मालिक बनने का फैसला तुम किसके लिए करते हो। मैं 7 मिनट्स लेट क्लास में पहुंचा। प्रोफेसर ने बोलना बंद कर दिया। हर नजर मेरा पीछा करती हुई सेरीना के बगल वाली सीट तक आई। ग्रांट हमारे पीछे वाली रो में बैठ गया और पहले 10 मिनट्स तक जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में फ्रॉड, स्टोलन मनी और फेक बैंक एप्लीकेशंस की बातें करता रहा कि पूरा रूम सुन सके। वह चाहता था कि पूरी क्लास मुझ पर शक करे, इसलिए मैंने पूरी क्लास को चर्चा करने के लिए उससे भी बड़ी चीज दे दी। लेक्चर का विषय मार्केट पावर था। प्रोफेसर ने पूछा कि किसी कंपनी को किसी सेक्टर पर डोमिनेंस हासिल करने की ताकत किस चीज से मिलती है। कई स्टूडेंट्स ने पैटेंट्स, सप्लाई चेन्स और ब्रांड लॉयल्टी का नाम लिया। मैंने अपना हाथ उठाया। स्पीड, मैंने कहा। प्रोफेसर ने मुझसे उसे समझाने को कहा। मैंने शहर की सालाना इंटरनेशनल ऑटो एग्जीबिशन की लाइव ऑक्शन पेज खोल ली। वह एग्जीबिशन उसी दोपहर शुरू होने वाली थी। उसमें 100 से ज्यादा लग्जरी और एक्सपेरिमेंटल व्हीकल्स लिस्टेड थे, जिनमें एक कार्बन फाइबर हाइपर कार भी शामिल थी, जिसे खरीदने की प्लानिंग के बारे में ग्रांट कई महीनों से सबको बता रहा था। मैंने तुरंत सेल के लिए उपलब्ध हर व्हीकल खरीद ली। कुल कीमत 62 मिलियन से थोड़ी ज्यादा थी। जैसे जैसे कन्फर्मेशन स्क्रीन्स मेरे टैबलेट पर भरती गईं, पूरे रूम में हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने ग्रांट की तरफ मुड़कर पूछा, क्या वही नीली वाली थी जिसे तुम खरीदना चाहते थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर प्रोफेसर की तरफ देखा। यही होती है स्पीड। लेक्चर समय से पहले खत्म हो गई। दोपहर 12 बजे जब एग्जीबिशन खुली तो वहां मौजूद लगभग हर बड़ी व्हीकल पर एक छोटा सा ब्लैक कार्ड लगा था, जिस पर लिखा था सोल्ड टू एड्रियन। मैंने उन्हें रस्सियों के पीछे बंद नहीं रखा। मैंने उन्हें कन्वेंशन फ्लोर पर स्पाइरल की तरह सजाया और पब्लिक को फ्री एंट्री दे दी। बच्चे $1 मिलियन कंसेप्ट कार्स में बैठ रहे थे। डिलीवरी वर्कर्स रॉयल्टी के लिए बनी मोटरसाइकिल्स के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। एक बुजुर्ग दादी नीली हाइपर कार को धीरे धीरे घुमा रही थी, जबकि ग्रांट एक बैरियर के पीछे खड़ा सब देख रहा था। मैं एक आर्मर्ड लिमोजीन की छत पर खड़ा होकर कैमरास से बोला, लग्जरी तभी प्रभावशाली लगती है जब कोई कहे कि तुम इसे नहीं पा सकते। आज किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है। सुनने में यह उदारता जैसी बात थी, लेकिन असल में यह ग्रांट की पूरी पहचान पर सीधा हमला था। दोपहर 1 बजे तक मेरा नाम पूरे शहर में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द बन चुका था। 2 बजे तक वह पूरे देश में ट्रेंडिंग था। 3 बजे तक अनजान लोगों ने ऑनलाइन ग्रुप्स बना लिए थे, जहां वे ये गेस कर रहे थे कि मेरा पैसा कहां से आ रहा है। हिडन प्रिंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैरीड ट्रेजर, टाइम ट्रैवलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड। सिर्फ एक इंसान ने अंदाजा लगाया कि डिपॉजिट्स लगातार आ रहे थे। मेरी मुलाकात जूलियन से नीली हाइपरकार के पास हुई। उसने डिजाइनर क्लोथ्स से भरे हॉल में एक साधारण ग्रे कोट पहन रखा था। उसकी उंगलियों के बीच एक छोटा ब्रास कॉइन था, जिसे वह बिना नीचे देखे लगातार अपनी नकल्स पर घुमा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके शूज बिल्कुल साफ थे। उसने मुझसे फोटो नहीं मांगी, उसने पैसे भी नहीं मांगे। उसने मुझे उसी तरह देखा जैसे मैं किसी मुश्किल इक्वेशन को देखता हूँ। उसने कहा, तुमने गोल्ड लायन के लिए पेमेंट ठीक मिडनाइट पर की थी। मैं कैमरास के लिए मुस्कुराया। क्या तुम आर्ट पर बात करने आए हो? उसने कहा, नहीं, वह बहुत खराब आर्ट है। मुझे वह तुरंत पसंद आ गया। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उस पर भरोसा करता था। जूलियन ने कॉइन को एक बार फिर घुमाया। तुमने कल $8,640,000 खर्च किए। ये एग्जैक्ट नंबर किसी भी पब्लिक रिपोर्ट में मौजूद नहीं था। ऑक्शन सबको पता थी, कार्स सबको पता थी, वॉच कलेक्शन सबको पता थी, लेकिन कई परचेसेस प्राइवेट थीं। मैं मुस्कुराता रहा। क्या मैंने? लगभग अमाउंट से ज्यादा दिलचस्प टाइमिंग है। तुमने मिडनाइट पर शुरुआत की, मिडनाइट पर ही रुके। तुम्हारी आखिरी बिड ठीक उसी सेकंड $100 बढ़ी जिस पर हैमर नीचे गिरा। उसने आखिरकार कॉइन की तरफ देखा और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आज तुम उससे 10 गुना तेजी से खर्च कर रहे थे। सेरीना कुछ कदम दूर खड़ी थी। मुझे महसूस हुआ कि उसका ध्यान अचानक और तेज हो गया है। मैं जूलियन के थोड़ा और करीब चला गया ताकि कैमरास को ऐसा लगे कि 2 अमीर युवा दोस्ताना बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा, तुमने कॉन्फिडेंस को पैटर्न समझने की गलती की है। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की। इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। वह मेरे उसे रोकने या जवाब देने से पहले ही वहां से चला गया। ग्रांट ने उसे जाते हुए देखा, फिर मेरी तरफ नए इंटरेस्ट के साथ देखा। उसी पल मुझे अगली समस्या का आकार समझ आ गया। ग्रांट साबित करना चाहता था कि मैं गरीब हूँ। जूलियन साबित करना चाहता था कि मेरा होना ही नामुमकिन है। पहले वाले को बेइज्जत किया जा सकता था, दूसरे वाले को संभालना पड़ता।
मैंने पूरी दोपहर सिर्फ शोर पैदा करने में बिताई। मैंने एक मूवी थिएटर चेन खरीद ली और घोषणा कर दी कि पूरे 1 महीने तक हर टिकट की कीमत सिर्फ $1 होगी। मैंने 3 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स खरीद लिए और आदेश दिया कि वहां वर्क क्लोथ्स पहनकर आने वाले हर इंसान को सूट पहनने वालों से पहले सर्विस दी जाएगी। मैंने हेलीकॉप्टर्स का पूरा फ्लीट खरीद लिया और उनसे ऑक्शन हाउस वाले गोल्डन लायन को उठवाकर अपने नए होटल की छत पर पहुंचा दिया। जमीन पर वह लायन बदसूरत लगता था, लेकिन जब वह रश आवर ट्रैफिक के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर्स के नीचे लटक रहा था तब वह शानदार दिखाई दे रहा था। शहर का हर कैमरा आसमान की तरफ मुड़ गया। इससे मुझे 7 मिनट्स मिले जिनमें सड़क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हीं 7 मिनटों के दौरान मैं और सिरीना फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के नीचे बने एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए। मैंने वह स्टेशन एक ट्रांजिट रीडेवलपमेंट कंपनी से $12 मिलियन में खरीद लिया। उस परचेज में कोई दिखावा नहीं था। यही वजह थी कि मुझे वह चाहिए था। वह प्लेटफॉर्म 5 बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे बने सर्विस टनल से जुड़ा हुआ था। वह मुझे शहर के बिल्कुल बीचों बीच कैमरास और ट्रैफिक से छिपा हुआ एक प्राइवेट राउट देता था। पैसा सिर्फ अटेंशन नहीं खरीद सकता था, वह एब्सेंस भी खरीद सकता था। सिरीना ने पुरानी रेलवे ट्रैक्स की तरफ देखा। तुमने यह जूलियन की वजह से खरीदा है? मैंने जवाब दिया, मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे प्रेडिक्टेबल होना पसंद नहीं है। उसे एग्जैक्ट टोटल पता था। कैलकुलेटर रखने वाले किसी भी इंसान को पता हो सकता था। उसे यह भी पता था कि तुमने मिडनाइट पर शुरुआत की। ग्रांट को भी पता था। सिरीना ने अपनी बाहें मोड़ लीं। ग्रांट को तो लगता है कि कैलकुलेटर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। मैंने अंधेरी टनल की तरफ देखा। जूलियन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा समझ चुका था। कोई सामान्य इन्वेस्टिगेटर बैंक, क्राइम, इनहेरिटेंस या किसी हिडन इन्वेस्टर को ढूंढने की कोशिश करता। जूलियन ने सोर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और सीधे पैटर्न का अध्ययन किया था। वह यह नहीं पूछ रहा था कि पैसा कहां से आ रहा है, वह यह जानना चाहता था कि उसे कौन सा रूल नियंत्रित कर रहा है। यही बात उसे खतरनाक बनाती थी और यही बात उसे उपयोगी भी बनाती थी। एक बुद्धिमान दुश्मन इंसान को बेहतर बनने पर मजबूर करता है। ग्रांट मुझे पावरफुल दिखाता था, जूलियन मुझे सच में पावरफुल बना सकता था। सनसेट तक मेरा बैलेंस $14 मिलियन पर आ चुका था। सुनने में यह संभालने लायक लगता है, लेकिन हर सेकंड उसमें फिर से $8,000 जुड़ रहे थे। सिरीना ने 3 ऐसी परचेसेस तैयार कर रखी थीं जो पूरे साइकिल को खत्म करने के लिए काफी थीं। एक प्राइवेट आइलैंड, एक कार्गो एयरक्राफ्ट और एक हिस्टोरिक कॉन्सर्ट हॉल। लेकिन तीनों सेलर्स अचानक पीछे हट गए। उनके मैसेजेस सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर आ गए। मैंने उन्हें एक बार पढ़ा, फिर कन्वेंशन सेंटर के दूसरी तरफ खड़े ग्रांट की तरफ देखा। वह कई ओनर्स से बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। सिरीना ने अपना फोन देखा। वह लोगों से कह रहा है कि सुबह तक तुम्हारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। मैंने कहा, वह खुद इस बात पर विश्वास नहीं करता। सिरीना बोली, जरूरी भी नहीं, सिर्फ इतना काफी है कि वे लोग उस पर विश्वास कर लें। आखिरकार ग्रांट ने पहली बार कोई समझदारी वाला कदम उठाया था। वह मुझसे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लोगों की मुझे चीजें बेचने की इच्छा पर हमला किया। पैसे का लेन देन तभी होता है जब दोनों तरफ से हाथ खुले हों। अगर हर बड़ा सेलर अपना हाथ पीछे खींच लेता तो मेरा बैलेंस मिडनाइट तक बचा रह जाता। इनकम रेट $8,000 पर सेकंड ही रहती और अपग्रेड नहीं होती। 2 दिन पहले के मेरे लिए यह अमाउंट भी कल्पना से बाहर थी, लेकिन अब यह मेरे लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। मुझे अब दौलत की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अगले जीरो की परवाह थी। शाम 8 बजे मैं कन्वेंशन स्टेज पर चढ़ा और माइक्रोफोन मांगा। पूरा हॉल शांत हो गया। ग्रांट सामने खड़ा था, उन लोगों से घिरा हुआ जिन्हें लगता था कि उसने मुझे घेर लिया है। मैंने घोषणा की कि उस रात मैं कोई और प्राइवेट आइलैंड, एयरक्राफ्ट, कॉन्सर्ट हॉल, लग्जरी कार या ज्वेलरी नहीं खरीदूंगा। सबसे पहले ग्रांट हंसा, फिर पूरी भीड़ हंसने लगी। उसके बाद मैंने अपनी बात पूरी की। इसके बजाय मैं ये एग्जीबिशन सेंटर खरीद रहा हूँ। हंसी तुरंत रुक गई। बिल्डिंग का ओनर स्टेज के पास ही खड़ा था। मैं उसी सुबह उससे बात कर चुका था, ग्रांट की छोटी सी ब्लॉकेड शुरू होने से बहुत पहले। उसने मेरी पहली ऑफर ठुकरा दी थी क्योंकि सेंटर अच्छी कमाई कर रहा था। दोपहर 12 बजे मैंने उसके सबसे बड़े कंपेटिटर के नीचे की पूरी लैंड खरीद ली। 3 बजे मैंने पार्किंग कंपनी खरीद ली जो दोनों लोकेशंस को सर्विस देती थी। 5 बजे मैंने एक फ्री ऑटो एग्जीबिशन की घोषणा कर दी जिसने उसके पेड इवेंट से लगभग हर विजिटर को अपनी तरफ खींच लिया। 7 बजे तक वही ओनर खुद बिल्डिंग बेचना चाहता था। मैंने उसे $41 मिलियन देकर खरीद लिया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही पूरी भीड़ गूंज उठी। ग्रांट ओनर को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके साथ बिट्रेयल हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ इतना किया था कि उसके लिए मेरे साथ डील करना ग्रांट के साथ खड़े रहने से ज्यादा फायदेमंद बना दिया। मैंने लग्जरी व्हीकल्स की लंबी लाइन की तरफ मुड़कर कहा, मिडनाइट तक जो भी व्हीकल अभी भी अंदर होगी उसे फ्री में दे दिया जाएगा। हजारों लोग एंट्रेंसेस की तरफ दौड़ पड़े। इस पूरे स्पेक्टिकल ने अगले स्टेप को छिपा दिया।
एग्जीबिशन सेंटर खरीदने से मेरा बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए था। मिडनाइट से पहले मुझे अभी भी मिलियंस खर्च करने थे और ग्रांट हर बड़े सेलर को वार्निंग देता रहने वाला था। इसीलिए मैंने वह खरीदना बंद कर दिया जिसे अमीर लोग वैल्यूएबल मानते थे। मैंने फूड खरीदना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट के हर रेस्टोरेंट को मैंने एक ही ऑफर भेजी। मिडनाइट से पहले वे जितना भी तैयार खाना बना सकते थे, मैं सब कुछ नॉर्मल मेन्यू प्राइस पर खरीदूंगा। न कोई फेक मार्कअप, न कोई डोनेशन, सिर्फ असली खाना और उसकी असली वैल्यू। उसके बाद मैंने पूरे शहर में हजारों फ्री डिजिटल मील पासेस भेज दिए। किचन्स इंजिन्स की तरह गरज उठीं। डिलीवरी बाइक्स सड़कों पर भर गईं। फैमिलीज उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लगीं जिनका खर्च वे कभी उठा नहीं सकती थीं। देर तक काम करने वाले वर्कर्स अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकले तो पाया कि उनके लिए पहले से ही टेबल्स का पेमेंट किया जा चुका था। रेस्टोरेंट्स जितनी तेजी से खाना बना रहे थे, मेरा बैलेंस उतनी ही तेजी से घट रहा था। ग्रांट ने मैंशंस और यॉट्स के ओनर्स को मुझे बेचने से रोक दिया था, लेकिन वह यह भूल गया था कि पूरा शहर भी डिनर बेच सकता है। 11 बजे तक मैं 400,000 से ज्यादा मील्स खरीद चुका था। 11:30 बजे तक मैंने उस रात के लिए उपलब्ध हर होटल रूम खरीद ली और उन्हें उन लोगों के लिए खोल दिया जो बाहर सोते थे। मैंने हर थिएटर की बची हुई सीट, हर खाली बोलिंग लेन, मिडनाइट से पहले की हर लेट ट्रेन टिकट और हर टैक्सी राइड खरीद ली जो पहले से बुक की गई थी। हर परचेज असली थी। हर ट्रांजैक्शन में वैल्यू उन लोगों से उन लोगों तक पहुंच रही थी जिन्हें उसकी जरूरत थी। पूरा शहर बिना किसी वार्निंग के एक फेस्टिवल में बदल गया। ग्रांट की ब्लॉकेड मेरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट बन गई। जूलियन सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर बने एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर खड़ा था। वह नीचे चलती डिलीवरी व्हीकल्स की लंबी लाइंस को देख रहा था, जो किसी चमकती हुई नस में बहते खून जैसी लग रही थीं। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम्हें इस ब्लॉकेड की उम्मीद थी। मैंने जवाब दिया, मुझे ग्रांट की उम्मीद थी। दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। उसने कहा, होती हैं जब किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही उपयोगी इमोशन हो, प्राइड। फिर उसने अपना कॉइन उछाला। तुम अभी भी पीछे हो। मेरा बैलेंस $318,000 दिखा रहा था। टाइम 11:46 था। वह सही था। शहर लाखों मील्स, रूम्स और राइड्स बेच सकता था, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। हर मिनट मेरा बैलेंस $60,000 बढ़ रहा था। मुझे एक बड़ी और कॉन्सेंट्रेटेड परचेस चाहिए थी और ग्रांट लगभग हर ऐसी डील को रोक चुका था। लगभग। मैंने ब्रिज के नीचे खड़ी नीली हाइपर कार की तरफ देखा। ग्रांट ने मेरी नजर का पीछा किया। वह मुस्कुराया। उसने कहा, वह कलेक्शन तो पहले ही तुम्हारी है। मैंने कहा, कलेक्शन नहीं। 11:50 पर एग्जीबिशन सेंटर की हर स्क्रीन बदल गई। कार डिस्प्ले गायब हो गया। उसकी जगह ईस्टर्न हार्बर के शिपयार्ड से लाइव वीडियो दिखाई देने लगी। फ्लड लाइट्स के नीचे एक लंबी काली यॉट खड़ी थी। उसका बो किसी ब्लेड की तरह बना था। ग्रांट कई सालों से सबको बताता फिरता था कि उसकी फैमिली वही यॉट उसके लिए बनवा रही है। उसे उसके 21वें बर्थडे पर लॉन्च किया जाना था। वह स्क्रीन की तरफ मुड़ा। पहली बार उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं लौटा। वह यॉट कभी उसकी थी ही नहीं। फाइनल डिलीवरी तक वह शिपयार्ड की प्रॉपर्टी थी। उसी दोपहर जब ग्रांट ओनर्स को मुझे बेचने से रोकने में लगा था, मैंने शिपयार्ड के अगले 6 मंथ्स के पूरे प्रोडक्शन आउटपुट खरीद लिए थे। वह यॉट वहां तैयार हुई सबसे कीमती वेसल थी। मैंने कोई लूप होल इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सिर्फ वही खरीदा था जो शिपयार्ड सच में बना रहा था। उसकी फाइनल प्राइस मेरे मौजूदा बैलेंस से 5.8 मिलियन ज्यादा थी, इसलिए मैं इंतजार करता रहा। ग्रांट तेजी से मेरी तरफ आया। तुम उसे नहीं ले सकते। मैंने उसकी तरफ देखा। कार तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। उसके हाथ मुट्ठियों में बदल गए। हमारे चारों तरफ भीड़ का एक घेरा बन गया। कैमरास ऊपर उठ गए। मेरा बैलेंस बढ़ता रहा। 5,441,000, 5,432,000, 5,433,000। खरीद की कीमत तक पहुंचने में 49 सेकंड्स बाकी थे। जैसे ही नंबर परचेस प्राइस तक पहुंचा, मैंने पेमेंट आइकॉन को छू लिया। लाइव स्क्रीन पर यॉट की लाइट्स बो से स्टर्न तक एक एक करके जल उठीं। सैकड़ों सफेद लैंप्स ने उसके हल पर एक चमकता हुआ शब्द बना दिया, एड्रियन। ग्रांट अपनी आंखों के सामने उस सपने से अपना नाम मिटता हुआ देखता रह गया, जिसे वह हमेशा अपना तयशुदा अधिकार समझता था। पेमेंट क्लियर हो गई। मेरा बैलेंस 0 हो गया। क्लॉक ने मिडनाइट का घंटा बजाया। सिस्टम ने साइकिल को एक्सेप्ट कर लिया। न्यू रेट $10,000 पर सेकंड। मेरा बैलेंस $10,000, फिर $20,000, फिर $30,000 हो गया। हार्बर में यॉट का हॉर्न गूंज उठा। ग्रांट मुझे नफरत से देख रहा था। जूलियन मुझे पूरी निश्चितता के साथ देख रहा था। सिरीना मुझे चिंता से देख रही थी और मैं उस बढ़ते हुए नंबर को देख रहा था जिसे सिर्फ मैं देख सकता था। अगले 24 आवर्स में मैं $864 मिलियन कमाने वाला था। शहर मुझे पहले ही वह सब दिखा चुका था जिसे बेचने के लिए वह तैयार था। अब मुझे उसे और ज्यादा बेचने के लिए सिखाना था। $10,000 पर सेकंड ने टाइम का मतलब ही बदल दिया।
एक रेड लाइट 30 सेकंड्स तक रहती थी, यानी $300,000। पेंट हाउस तक एलिवेटर की एक राइड मुझे नई इनकम में $500,000 दे देती थी। सिर्फ दांत ब्रश करने में मैं उतना कमा लेता था जितना ज्यादातर लोग पूरे साल में नहीं कमाते। पहली बार मुझे समझ आया कि सिस्टम स्पेंडिंग का रिवॉर्ड नहीं दे रहा था, वह डिले की सजा दे रहा था। रात 12:15 तक मैं पहले ही $9 मिलियन जमा कर चुका था। सिरीना डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके सामने 3 टैबलेट्स, 4 प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स और एक कॉफी का कप रखा था जिसे वह पीना ही भूल गई थी। उसने कहा, हमने शहर के लगभग हर इमीडिएट सेलर का इस्तेमाल कर लिया। मैंने पूछा, तो अब? मैंने वॉल डिस्प्ले चालू किया। पूरे देश का मैप उस ग्लास स्क्रीन पर फैल गया। रात 1 बजे तक मैं एक छोटी एयरलाइन का पूरा अवेलेबल फ्लीट खरीद चुका था। 2 बजे तक मैं दूसरे स्टेट में मौजूद 2 ऑफिस टावर्स, एंटीक रेसिंग कार्स का एक कलेक्शन और एक प्राइवेट माउंटेन रिजॉर्ट खरीद चुका था जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। 3 बजे तक मैंने कोस्ट पर मौजूद सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट गेम स्टूडियो खरीद लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ओनर ने फोन जल्दी उठा लिया। गेम स्टूडियो के एम्प्लॉयज को लगा कि अब मास फायरिंग्स होने वाली हैं। उसकी जगह मैंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी अब तक रिलीज की गई हर गेम में एक छिपा हुआ गोल्डन लायन डाल दें। जो भी सभी गोल्डन लायंस ढूंढ लेगा उसे मेरी कलेक्शन में से एक सुपरकार मिलेगी। सूरज निकलने से पहले ही डाउनलोड्स 3 गुना हो गए। बेवकूफ़ी भरे आइडियाज का एक फायदा होता है, वे समझदारी वाले आइडियाज से ज्यादा फैलते हैं। लोग उन्हें बार बार दोहराते हैं। सुबह 5 बजे तक मेरी खरीदारी एक नेशनल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन चुकी थी। न्यूज चैनल्स एक मैप दिखा रहे थे और जहां जहां मैं कुछ खरीदता वहां चमकते हुए मार्कर्स लगा देते। कमेंटेटर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि मेरा असली मकसद क्या है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि मैं किसी बड़े टेकओवर की तैयारी कर रहा हूं। साइकोलॉजिस्ट कह रहे थे कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। एक फॉर्मर मैजिशियन ने दावा किया कि मैं एक ही सूट के अंदर छिपे 3 बच्चे हूं। मैंने उसका थिएटर खरीद लिया और लॉबी में गोल्डन लायन रखवा दिया। जनता हंस पड़ी, लेकिन ग्रांट नहीं हंसा। ग्रांट सुबह के एक ब्रॉडकास्ट में कई अमीर मालिकों के साथ दिखाई दिया और उसने घोषणा की कि जिम्मेदार बिजनेसेस को संदिग्ध पैसे स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए। उसने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया, जिसका मतलब था कि वह हर 10 सेकंड में मेरे बारे में ही बात कर रहा था। उसके पीछे खड़े लोगों का ग्रुप जल्द ही नो सेल्स सर्कल के नाम से जाना जाने लगा। उनके पास होटल्स, गैलरीज, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, लग्जरी अपार्टमेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स और शहर में बेघर परिवारों से भी ज्यादा खाली मैंशंस थे। एक एक करके सभी ने वादा किया कि जब तक मेरी दौलत का स्रोत पता नहीं चल जाता वे मुझे कुछ भी नहीं बेचेंगे। ग्रांट ने सीधे कैमरा की तरफ देखा। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा सम्मान खरीद सकता है। आज हम उन्हें याद दिलाएंगे कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। मैं अपनी नई यॉट के ब्रिज से यह सब देख रहा था। फिर मैंने वही टेलीविजन स्टेशन खरीद लिया जो उसका ब्रॉडकास्ट दिखा रहा था। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए पूरी तरह काली हो गई। जब तस्वीर वापस आई, ग्रांट अब भी बोल रहा था, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा काउंटर दिखाई देने लगा। वह दिखा रहा था कि उसकी हर सेंटेंस के दौरान मैं कितना पैसा कमा रहा था। इंटरव्यू खत्म होने तक काउंटर पर $18,400 से $60,000 लिखा था। मैंने उस इंटरव्यू को पूरी सुबह चलने दिया। ग्रांट को लगता था कि मुझे कुछ बेचने से इनकार करके वह मेरी ताकत कम कर देगा, लेकिन असल में उसने मुझे सिर्फ टारगेट्स की एक लिस्ट दे दी थी। नो सेल्स सर्कल के मेंबर्स ने अपनी शान को खुलेआम अपनी प्रॉपर्टीज से जोड़ दिया था। इसका मतलब यह था कि उन्हें हराने के लिए मुझे उनकी प्रॉपर्टीज खरीदने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना करना था कि उनकी वही सबसे कीमती चीजें छोटी और महत्वहीन दिखाई दें। पहले मालिक के पास 3 लग्जरी शॉपिंग सेंटर्स थे। मैंने उसके सबसे बड़े कंपेटिटर को सामान पहुंचाने वाले वेयरहाउसेस खरीद लिए। उनके अंदर मौजूद हर आइटम का भुगतान किया और कंपेटिटर के शॉपिंग सेंटर्स के दरवाजे लोगों के लिए मुफ्त खोल दिए। 6 ब्लॉक्स तक लंबी लाइनें लग गईं और उसके शॉपिंग सेंटर्स खाली हो गए। दूसरे मालिक का एक मशहूर रूफटॉप रेस्टोरेंट था। मैंने उसके बगल वाली पूरी बिल्डिंग खरीद ली, उससे 2 मंजिल ऊपर एक अस्थायी ग्लास डाइनिंग रूम बनवाया और उससे भी बेहतर खाना बिल्कुल मुफ्त परोसना शुरू कर दिया। उसके गेस्ट्स पूरी शाम ऊपर मेरी तरफ देखते रहे। तीसरे मालिक के पास एक प्राइवेट म्यूजियम में रेयर कार्स का कलेक्शन था। मैंने अपनी 100 एग्जीबिशन कार्स को हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से म्यूजियम के ऊपर उड़वाया और आसपास की सड़कों पर उन्हें एक क्राउन के आकार में सजवा दिया। मैंने उसकी कलेक्शन को छुआ तक नहीं, मैंने बस उसे महत्वहीन बना दिया। दोपहर तक नो सेल्स सर्कल के 2 मेंबर्स उसे छोड़ चुके थे और उन्होंने सिरीना को निजी तौर पर कॉल किया। 1 बजे तक 5 लोग ग्रुप छोड़ चुके थे। 2 बजे तक ग्रांट उन लोगों पर चिल्ला रहा था जिन्होंने उसके कॉल्स उठाने ही बंद कर दिए थे। सीख बहुत सीधी थी। घमंड पर टिकी हुई एकता केवल तब तक रहती है
जब तक घमंड बहुत महंगा नहीं पड़ जाता। फिर भी उस सर्कल को तोड़ देना काफी नहीं था। लगातार खरीदारी के बावजूद मेरा बैलेंस $400 मिलियन पार कर चुका था। हर घंटे उसमें $36 मिलियन और जुड़ रहे थे। उस रफ्तार पर किसी मैंशन को खरीदना ऐसा लग रहा था जैसे नदी में एक सिक्का फेंक देना। मुझे इससे कहीं भारी चीजें खरीदनी थीं, इसलिए मैंने एक पोर्ट खरीद लिया। ईस्टर्न कार्गो पोर्ट 7 मील लंबे कोस्ट लाइन तक फैला हुआ था। पानी के ऊपर क्रेन्स धातु के कंकालों की तरह खड़ी थीं। हजारों कंटेनर्स अलग अलग रंगों की कतारों में रखे थे। ब्रेक वाटर के उस पार समुद्र के अलग अलग हिस्सों से आए शिप्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पोर्ट कंपनी कई सालों से हर ऑफर ठुकराती आई थी। मैंने उनसे विनती करने में समय बर्बाद नहीं किया। मैंने वह लॉजिस्टिक्स कंपनी खरीद ली जो उनके आधे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करती थी। वह रिपेयर यार्ड खरीद लिया जो उनकी क्रेन्स की मेंटेनेंस करता था, और वे वेयरहाउसेस भी खरीद लिए जो उनकी रेल लाइन से जुड़े हुए थे। इनमें से किसी भी खरीदारी ने पोर्ट को बेचने के लिए मजबूर नहीं किया। वह मेरा उद्देश्य भी नहीं था। मैं सिर्फ चाहता था कि उसके मालिक उस भविष्य की कल्पना करें जिसमें उनके चारों तरफ मौजूद हर चीज मेरी हो। उन्होंने दोपहर का खाना शुरू होने से पहले ही कॉल कर दिया। पोर्ट की कीमत $200 मिलियन थी। मैंने तुरंत भुगतान कर दिया। फिर मैंने उन सभी कार्गो कंटेनर्स को खरीद लिया जो 90 दिनों से ज्यादा समय तक अनक्लेम्ड रहने वाले थे। सूर्यास्त तक वर्कर्स ने उन कंटेनर्स को हार्बर के पास एक अस्थायी शहर की तरह जमा दिया। ड्रोन्स ने उन्हें सिल्वर और गोल्ड रंग से रंग दिया। टावर्स के बीच फूड स्टॉल्स खुल गए। क्रेन प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिशियंस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीचों बीच वही बदसूरत गोल्डन लायन एक घूमते हुए स्टेज पर खड़ा था जो समुद्र से भी साफ दिखाई देता था। मैंने उसका नाम हार्बर पैलेस रखा। वह सिर्फ एक रात के लिए बनाया गया था। पहले ही घंटे में 10,000 लोग वहां पहुंच गए। ग्रांट हेलीकॉप्टर से आया क्योंकि वह चाहता था कि कैमरास देखें कि उसे कोई डर नहीं है। वह एक कंटेनर टावर की छत पर सफेद सूट पहने ऐसे उतरा जैसे कोई दुश्मन के इलाके में कदम रख रहा हो। मैं नीचे किनारे के पास उससे मिला। जिस पोर्ट को मैंने उसी दोपहर खरीदा था वह अब पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका था। उसने कहा, तुम पैसे जला रहे हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, पैसे जलाने से सिर्फ गर्मी पैदा होती है। मैं यादें बना रहा हूँ। तुम्हें लगता है इससे तुम महत्वपूर्ण बन जाओगे? मैंने कहा, मुझे लगता है तुम यहाँ बिना इनविटेशन के आए हो। उसका जबड़ा कस गया। वह इतना पास झुकाया कि कैमराज अब उसके होंठ नहीं पड़ सकते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। हर बड़ा सेलर मेरे साथ है। मैंने उसकी तरफ देखने के बजाय हेलीकॉप्टर की ओर देखा। क्या वह तुम्हारा है? उसने कहा, बिल्कुल। मैंने अपने टैबलेट पर उसका मॉडल देखा। वह एयरक्राफ्ट एक चार्टर कंपनी का था। ग्रांट अभी भी मेरे बगल में खड़ा था और उसी समय मैंने वह कंपनी खरीद ली। फिर मैंने पायलट की ओर देखा और नीचे खाली लैंडिंग पैड की तरफ इशारा किया। मेरा हेलीकॉप्टर नजारा रोक रहा है। पायलट ने तुरंत आदेश मान लिया। ग्रांट बस देखता रह गया जब उसकी सवारी उसके बिना नीचे उतर गई। मैं वापस पार्टी में लौट गया। वही पल था जब उसकी नफरत एक जुनून बन गई। अपमान किसी समझदार इंसान को सावधान रहना सिखा सकता है, लेकिन ग्रांट इतना समझदार नहीं था कि सावधानी सीख सके। उसने सिर्फ बदला लेना सीखा। अंधेरा होने के बाद जूलियन मुझे कंटेनर मेज के अंदर मिला। वह मिरर्ड वॉल से बने एक कमरे में अकेला खड़ा था और अपनी ब्रास कॉइन को उंगलियों के बीच घुमा रहा था। हर दिशा में उसकी परछाइयां दोहराई जा रही थीं। उसने कहा, तुम्हारी रेट $10,000 प्रति सेकंड है। मैं चलता रहा। वह मेरे साथ कदम मिलाकर चलने लगा। उसने कहा, पहले घंटे में तुमने 36 मिलियन कमाए। तुम्हारी शुरुआती परचेसेस उससे थोड़ी कम थीं। ट्रैवल के बाद फिर वही गैप दिखाई दिया। फिर पोर्ट की पेमेंट ने उसे ठीक कर दिया। तुम मुझे देखने में बहुत समय बिताते हो। मैंने कहा, तुम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो ताकि लोग तुम्हें न देखें। हम मिरर्ड रूम के बीच पहुंच गए। मेरी परछाइयां उसे चारों तरफ से घेर रही थीं। जूलियन ने कहा, कल तुम्हारी रेट 1,000 थी, उससे पहले 100। हर साइकिल आधी रात को खत्म होती है। आज उपलब्ध कुल रकम 864 मिलियन है। उसे पता चल गया था, स्रोत नहीं लेकिन नियम। मुझे जरा भी डर नहीं लगा। डरने का मतलब होता कि मैं मान लूं उसकी बुद्धि मुझसे ज्यादा है। इसके बजाय मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने जानकारी किस तरह पेश की। वह कोई प्रतिक्रिया चाहता था, एक पलक झपकना, एक पल रुकना, या उस बैलेंस की तरफ नजर डालना जिसे सिर्फ मैं देख सकता था। इसीलिए मैं हंस पड़ा। 864 मिलियन, कितनी अजीब तरह की सटीक कल्पना है। उसने कहा, तुम्हें सटीक नंबर्स पसंद नहीं? मैंने जवाब दिया, मुझे काम के लोग पसंद हैं। जूलियन, क्या तुम काम के हो? उसकी कॉइन घूमना बंद हो गई। उसने पूछा, किस काम के लिए? मैंने कहा, महंगी चीजें ढूंढने के लिए। वह कई सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। वहीं से हमारा असली खेल शुरू हुआ। जूलियन ने नौकरी स्वीकार नहीं की। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर सेरिना के पास उन मालिकों की तरफ से 3 ऑफर्स पहुंचे जिन्होंने पहले मुझे कुछ भी बेचने से इनकार कर दिया था। एक ब्लू डायमंड था, एक माउंटेन रिजॉर्ट था और एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। तीनों की कुल कीमत लगभग उतनी ही थी जितना मेरा अनुमानित बैलेंस 11.83 बजे होने वाला था।
सिरीना को लगा कि नो सेल्स सर्कल टूट रहा है। मुझे सच्चाई पता थी। उन ऑफर्स का इंतजाम जूलियन ने किया था। हर एसेट असली था, हर कीमत उचित थी। उन परचेसेस में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरा नुकसान होता। यही बात उन्हें जाल बनाती थी। वह देखना चाहता था कि मैं इनमें से किसे चुनूंगा, कब चुनूंगा और मेरी पेमेंट उसके अनुमानित बैलेंस से कितनी मेल खाती है। अगर मैं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता तो उसकी रेट की गणना सही साबित हो जाती। अगर मैं बहुत देर करता तो साइकिल हाथ से निकल सकता था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जाल इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उसमें खतरा छिपा होता है, लेकिन सबसे अच्छे जाल अपने इनाम को छिपाते हैं। मैंने तीनों व्यूइंग से स्वीकार कर ली, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खरीदा। उसकी जगह मैंने दूसरी लहर शुरू कर दी। रात 8 बजे मैंने शहर के बाहर 6 शॉपिंग सेंटर्स खरीद लिए। 8:15 पर मैंने उनमें मौजूद इंडिपेंडेंट स्टोर्स की हर चीज खरीद ली। 8:30 पर मैंने आधी रात की शॉपिंग रेस की घोषणा कर दी। दरवाजे खुल गए, हॉल्स में तेज म्यूजिक गूंज उठा और गिरती हुई सुनहरी कन्फेटी के बीच हजारों लोग अंदर दौड़ पड़े। 9 बजे मैंने शहर की 300 बसेस खरीद लीं और उन्हें मिरर्ड पैनल से ढकवा दिया। रात 9:30 बजे वे बसेस ग्रांट के परिवार के टावर के चारों ओर चलती हुई दीवार बन गईं। हर मिरर्ड पैनल उन विशाल शब्दों को प्रतिबिंबित कर रहा था, एसोल्ड, जो उन बिल्डिंग्स पर चमक रहे थे जिन्हें मैं पहले ही खरीद चुका था। 10 बजे मैंने एक कार्गो शिप खरीद लिया जिसमें पूरे 1 साल तक किसी देश की जरूरत पूरी करने लायक फायरवर्क्स भरे हुए थे। 10:15 पर मैंने उन्हें हार्बर से एक नियंत्रित सीक्वेंस में लॉन्च किया जिसने बादलों को सुनहरे रंग में बदल दिया। मेरा बैलेंस लगातार घटता जा रहा था, लेकिन कभी भी उतनी तेजी से नहीं जितनी मुझे चाहिए थी। 11 बजे भी मेरे पास 170 मिलियन बचे हुए थे। जूलियन के तीनों ऑफर्स अब भी खुले थे। उसने उन्हें बिल्कुल सही तरीके से रखा था। सैटेलाइट की कीमत $80 मिलियन थी, रिजॉर्ट की 52 मिलियन और डायमंड की $37 मिलियन। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन से मेरे बैलेंस का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो सकता था। तीनों जगह कैमरास इंतजार कर रहे थे। मुझे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जूलियन पूछ रहा हो कि मैं कौन सा बेट चुनूंगा, लेकिन मैंने ग्रांट को चुना। कई महीने पहले ग्रांट के परिवार ने बे में एक आर्टिफिशियल आइलैंड रिजॉर्ट बनाने की योजना का ऐलान किया था। कंस्ट्रक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ था। प्रमोशनल मॉडल में बीचेस, टावर्स, प्राइवेट डॉक्स और क्राउन के आकार का एक पैलेस दिखाया गया था। ग्रांट उसके बारे में हमेशा ऐसे बात करता था जैसे वह पहले से ही उसकी सबसे ऊंची बैल्कनी से राज कर रहा हो। वह जमीन अभी अस्तित्व में ही नहीं थी। यही उसे मेरे लिए सबसे उपयुक्त बनाता था। 11:10 पर मैंने ड्रेजिंग शिप्स का एक फ्लीट, फ्लोटिंग कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म्स, मरीन रोबोट्स और 1 मील चौड़ी रिंग बनाने जितना स्टील खरीद लिया। 11:20 पर वे शिप्स ग्रांट के छोटे प्राइवेट आइलैंड के चारों ओर बे में पहुंच गईं। 11:30 पर ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स पानी पर एक दूसरे से जुड़ गए। मैं उसका आइलैंड नहीं खरीद रहा था, मैं उसके चारों तरफ की हर चीज खरीद रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट में ग्रांट अपने बीच पर खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि शोरलाइन के बाहर पानी पर एक चमकदार सिल्वर सर्कल बनता जा रहा था। बार्जेस से टावर्स खुलकर ऊपर उठने लगे, लाइट्स जल उठीं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स खुल गए, म्यूजिक पानी के ऊपर फैलने लगी। मेरी रिंग से एक ब्रिज निकला और उसके डॉक से सिर्फ 10 फीट पहले जाकर रुक गया। उसका प्राइवेट आइलैंड मेरे नए शहर का खाली केंद्र बन गया। मैं उसका नाम रख पाता उससे पहले ही जनता ने उसे एड्रियनस ब्रेसलेट कहना शुरू कर दिया। ग्रांट ने उन सभी न्यूज स्टेशंस को कॉल किया जिन्हें उसने अब तक नहीं खोया था और जोर देकर कहा कि मैं पागल हो चुका हूं। इससे सिर्फ उनकी रेटिंग्स और बढ़ गईं। कंस्ट्रक्शन पर हुई खरीदारी ने मेरे बचे हुए ज्यादातर फंड्स खत्म कर दिए। 11:48 तक मेरा बैलेंस घटकर $39 मिलियन रह गया। जूलियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कंट्रोल रूम के अंदर मेरा इंतजार कर रहा था। दूसरे बायर के हट जाने की वजह से सैटेलाइट की कीमत घटकर $38 मिलियन रह गई थी। उसे यकीन था कि अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं बिल्डिंग में पहुंचा तब आधी रात होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। वह पेमेंट टर्मिनल के पास खड़ा था। उसने कहा, अगर तुम इसे अभी खरीद लो तो बाकी रकम भी खत्म करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा। मैंने कहा, तुम काफी मददगार लग रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। दोनों बातें अक्सर एक जैसी नहीं होती। बैलेंस पर नीटी सुदाव जो $40,000 दिखाई दे रहे थे। सैटेलाइट की कीमत $38 मिलियन थी। $10,000 प्रति सेकंड की रेट से आधी रात तक मुझे और $2,100,000 मिलने वाले थे। इससे एक संभालने लायक रकम बचती, लेकिन सिर्फ तभी जब मैंने आखिरी परचेस पहले से तैयार कर रखी हो। जूलियन मेरी आंखों को ध्यान से देख रहा था। मैंने टर्मिनल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल कमरे की हर स्क्रीन पर राज्य के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर रिज प्लाजा की लाइव इमेज दिखाई देने लगी। ग्रांट उसके सेंट्रल एट्रियम में खड़ा नो सेल्स सर्कल की इमरजेंसी मीटिंग को संबोधित कर रहा था। उसके पीछे स्टोर्स के गेट्स बंद हो रहे थे।
उसे लगता था कि वह शहर की आखिरी बड़ी एसेट की रक्षा कर रहा है। उसे यह नहीं पता था कि सिरीना पूरी दोपहर उस शॉपिंग सेंटर के ओनर से बात करती रही थी। ओनर देख चुका था कि शॉपर्स मेरी फ्री इवेंट्स की तरफ भाग रहे थे और उसके शॉपिंग सेंटर में फुट ट्रैफिक बुरी तरह गिर चुका था। वह देख चुका था कि टेनेंट्स वहां से जाने की धमकी दे रहे थे। वह यह भी देख चुका था कि ग्रांट ने बिना अनुमति उसकी प्रॉपर्टी को युद्ध का मैदान बना दिया था। 11:57 पर उसने मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया। रिज प्लाजा की तय कीमत $1,30,000 थी, ठीक उतनी ही रकम जितनी 11:29 पर मेरे बैलेंस में होने वाली थी। जूलियन के चेहरे का भाव बदला, बस थोड़ा सा। मेरे लिए वही काफी था। हम मेरे एक हेलीकॉप्टर में बैठकर शॉपिंग सेंटर की तरफ उड़ गए। उड़ान में 2 मिनट लगे। जब हम छत पर उतरे तब आधी रात होने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे। ग्रांट अब भी एट्रियम में मौजूद था कि तभी हर गेट फिर से खुल गया। सारी लाइट्स बुझ गईं। एक अकेली स्पॉटलाइट सीधे उसी पर आकर रुकी। फिर उसके पीछे का सेंट्रल फाउंटेन ऊपर उठा और पानी की 30 फीट ऊंची दीवार पर मेरा चेहरा दिखाई देने लगा। भीड़ दोबारा शॉपिंग सेंटर के अंदर उमड़ पड़ी और मैं ग्लास एलिवेटर से नीचे उतरने लगा। बैलेंस धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। 11:19 पर मैंने परचेस पूरी कर दी। 0 घड़ी ने 12 बजाए। सिस्टम बदल गया। नई रेट $100,000 प्रति सेकंड। मेरा बैलेंस तुरंत $100,000 बढ़ गया। फाउंटेन सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। एट्रियम में हजारों बलून्स बरसने लगे। ग्रांट उनके नीचे खड़ा था, उन लोगों से घिरा हुआ जो उसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जश्न मना रहे थे जिसे वह मुझसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर बैल्कनी से जूलियन सब देख रहा था। उसने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न की पुष्टि कर ली थी और मैंने उससे भी ज्यादा काम की एक बात साबित कर दी थी। वह मेरे नंबर्स का अनुमान लगा सकता था, लेकिन मेरी पसंद का नहीं। अगले 24 घंटों में मैं $8.64 बिलियन कमाने वाला था। आधी रात के 10 सेकंड बाद जब पहला $1 मिलियन मेरे बैलेंस में आया, मैंने भीड़ के उस पार खड़े जूलियन की तरफ देखा और एक उंगली उठाई। उसे धमकाने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि अगली चाल मेरी थी। $100,000 प्रति सेकंड की रेट ने पूरे शहर को छोटा बना दिया था। एक मैंशन सिर्फ 10 सेकंड था, एक सुपर कार सिर्फ 2 सेकंड। वह होटल जिसने कभी मुझे बेकार समझा था, अब मेरी पैसिव इनकम के 1 घंटे से भी कम कीमत का था। जब तक मैं रिज प्लाजा की छत पर पहुंचा, मेरा बैलेंस $90 मिलियन पार कर चुका था। सूरज अभी तक नहीं निकला था। ग्रांट अब भी नीचे खड़ा उन लोगों पर चिल्ला रहा था जिन्हें अब उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। जूलियन फाउंटेन के पास खड़ा था। शायद यह गिन रहा था कि रोशनी की हर धड़कन के बीच कितने डॉलर्स मेरे खाते में आ रहे हैं। सिरीना मेरे पास हेलीकॉप्टर के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, हमें अरबों की कीमत वाले एसेट्स चाहिए। मैंने कहा, हमें एसेट से भी ज्यादा चाहिए। उसने पूछा, और क्या? मैंने जवाब दिया, इन्फ्लुएंस। पैसा सिर्फ एक बार चीजें खरीदता है। इन्फ्लुएंस लोगों को मजबूर कर देता है कि अगली चीज मैं पूछूं उससे पहले ही वे मुझे बेचने की पेशकश कर दें। रात 1 बजे मैंने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क खरीद लिया। 2 बजे हर चैनल पर एक ही तस्वीर दिखाई जा रही थी, रिज प्लाजा की छत पर खड़ा मैं और पीछे पूरा शहर। मैंने घोषणा की कि अगले दिन मैं उन बिजनेसेस को खरीदूंगा जो आम लोगों की सेवा करते हैं, और हर परचेस के बाद अगले 24 घंटे तक जनता उनकी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल करेगी। यह सुनने में बहुत उदार लग रहा था, लेकिन यह मेरी बनाई हुई सबसे असरदार सेल्स स्ट्रैटेजी भी थी। सबसे पहले हॉस्पिटल्स ने कॉल किया, फिर अपार्टमेंट कंपनीज, ट्रांजिट ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर्स, जिम्स, होटल्स और स्कूल्स ने। जिन ओनर्स ने पिछले दिन सिरीना को नजरअंदाज कर दिया था, वे अब मेरा ध्यान पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। वे चाहते थे कि मैं उन्हें चुनूं। वे पब्लिसिटी चाहते थे, वे भीड़ चाहते थे, वे कीमत चाहते थे। सूरज निकलने तक मैं $900 मिलियन में एक हॉस्पिटल नेटवर्क खरीद चुका था। पेमेंट पूरी होते ही हर हॉस्पिटल के बाहर लगे इलेक्ट्रॉनिक साइंस बदल गए। उन पर लिखा था, केयर टुडे फ्री। लोग उन शब्दों को ऐसे देख रहे थे जैसे भाषा ने ही काम करना बंद कर दिया हो। जिन परिवारों ने इलाज टाल रखा था, वे नाश्ते से पहले ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स भरे हुए वेटिंग रूम्स देखकर अव्यवस्था की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां उन्हें अतिरिक्त स्टाफ, नया इक्विपमेंट और सप्लाई ट्रक्स पहले से आते हुए मिले, क्योंकि वे सब भी मैं खरीद चुका था। एक कैमरा ने मुझसे पूछा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैंने शहर को वही जवाब दिया जो वह सुनना चाहता था, क्योंकि किसी को भी दर्द और पैसे में से एक चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। ये जवाब सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था। दोपहर तक लाखों लोग मेरे चेहरे को राहत के साथ जोड़ चुके थे। हर वह व्यक्ति जिसका इलाज हुआ एक गवाह बन गया। हर परिवार मेरा समर्थक बन गया। ग्रांट के पास अमीर मालिकों का एक सर्कल था,
मैं बाकी पूरी जनता का सर्कल बना रहा था। अंधेरे में की गई दयालुता एक इंसान की मदद करती है। 1000 कैमरास के सामने की गई दयालुता पूरे देश को बदल सकती है। सिरीना समझ गई कि मैं क्या कर रहा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक हम आर्मर्ड लिमुजीन में अकेले नहीं हो गए। उसने कहा, तुम लॉयल्टी खरीद रहे हो। मैंने जवाब दिया, मैं हॉस्पिटल्स खरीद रहा हूँ। उसने कहा, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, लॉयल्टी कॉम्पिटेंस का साइड इफेक्ट है। वह खिड़की के बाहर उन लोगों को देखने लगी जो हमारी गाड़ी गुजरने पर हाथ हिला रहे थे। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में इन लोगों की परवाह है? मैंने कुछ पल सोचा। मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन सिरीना समझ जाती। मैंने कहा, मुझे इस बात की परवाह है कि जब मैं जीतूं तो उनकी जिंदगी बेहतर हो। उसने कहा, यह एक जैसी बात नहीं है। मैंने जवाब दिया, नहीं, ये उससे ज्यादा भरोसेमंद है। उसने कुछ नहीं कहा। उसका वह मौन ग्रांट की हर बेइज्जती से ज्यादा देर तक मेरे साथ रहा। दोपहर तक मेरे पास वह हॉस्पिटल नेटवर्क, 11 अपार्टमेंट टावर्स, एक रेल कंपनी, 2 स्पोर्ट्स टीम्स, ग्रोसरी वेयरहाउसेस की एक चेन, एक फिल्म स्टूडियो और इतने डिजिटल बिलबोर्ड्स थे कि मैं देश की हर बड़ी सड़क के ऊपर अपना चेहरा लगा सकता था। लेकिन मैंने अपना चेहरा नहीं लगाया, मैंने ग्रांट का लगाया। तस्वीर में वही सुबह वाले ब्रॉडकास्ट का दृश्य था जहां वह कह रहा था, मनी कुड नॉट परचेस रिस्पेक्ट। उसके नीचे एक काउंटर चल रहा था जो सूर्योदय के बाद से पूरे हुए फ्री हॉस्पिटल विजिट्स की संख्या दिखा रहा था। सूर्यास्त से पहले ही वह संख्या 67,000 पार कर गई। ग्रांट ने बिलबोर्ड्स हटाने की मांग की। वे मेरे थे। उसने ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को धमकाया। वह भी मेरा था। उसने अपने पसंदीदा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। वह भी मेरा निकला। तब उसने इवेंट को एक प्राइवेट क्लब में ले गया। मैं उसके बोलते समय ही उस क्लब की बिल्डिंग खरीद चुका था। फिर मैंने एक वेटर को स्टेज पर भेजा जिसके हाथ में एक कार्ड था। उस पर लिखा था, वेलकम टेनेंट। वह क्लिप पूरे दिन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो बन गई। लेकिन जहां ग्रांट सबके सामने मिली बेइज्जती में उलझा हुआ था, वहीं जूलियन चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। वह टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिया। वह हॉस्पिटल नहीं आया और न ही हमारे कॉन्वॉय का पीछा किया। उसकी जगह उसने उन सबसे बड़े एसेट्स के ओनर्स से संपर्क किया जो अभी तक बिके नहीं थे और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, एड्रियन ने सबसे पहले आपसे कब संपर्क किया था? उन समयों की तुलना करके वह यह समझ सकता था कि कौन सी परचेसेस मुझे सच में चाहिए थीं और कौन सी मैंने सिर्फ दिखावे के लिए की थीं। उसे पता चला कि सिरीना ने ओशन क्राउन नाम के एक फ्लोटिंग पैलेस से रेट बढ़ने से कई घंटे पहले संपर्क किया था। वह एक विशाल जहाज था जिसमें होटल, कैसीनो, थिएटर और प्राइवेट मरीना सब एक साथ बने हुए थे। उसकी कीमत $2.7 बिलियन थी। जूलियन ने निष्कर्ष निकाला कि वही मेरी आखिरी परचेस होगी। वह सही था, क्योंकि मैं चाहता ही यही था कि वह ऐसा सोचे। मैंने सिरीना से जानबूझकर कहा था कि वह आधी रात से पहले ओशन क्राउन से संपर्क करे ताकि जूलियन के सोर्सेज उसे देख सकें। मैंने इंजीनियर्स को उसकी इंस्पेक्शन के लिए भेजा था, हार्बर रिजर्व कराया था, यहाँ तक कि उसकी लॉन्च के लिए फायरवर्क्स भी मंगवा दिए थे। हर सुराग उसी निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था। सूर्यास्त तक यह अफवाह ग्रांट तक पहुंच गई। उसने नो सेल्स सर्कल के बचे हुए मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन्हें हार्बर ले गया। उन्होंने उपलब्ध सभी टगबोट्स खरीद लिए, अपनी यॉट से प्राइवेट डॉक्स बंद कर दिए और ओशन क्राउन के ओनर्स को मुझे बेचने से इनकार करने के लिए मना लिया। ग्रांट ने घोषणा की कि वह आधी रात को उसी जहाज पर एक पार्टी करेगा ताकि मेरी पहली असफल खरीद का जश्न मना सके। जूलियन रात 10 बजे के थोड़ी देर बाद हार्बर पहुंचा। उसने जश्न नहीं मनाया, वह सिर्फ देखता रहा। यही फर्क था उसमें और ग्रांट में। ग्रांट चाहता था कि मैं हार जाऊं। जूलियन यह समझना चाहता था कि मैं हारने से कैसे बचता हूं। 10:15 पर मैंने अपना पूरा दिखाई देने वाला कन्वॉय हार्बर की तरफ भेज दिया। हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर उड़ने लगे। आर्मर्ड कार्स एक्सप्रेसवे पर भर गईं। न्यूज वैन्स उनके पीछे चल पड़ी। हजारों दर्शक वाटरफ्रंट की ओर दौड़ पड़े, लेकिन मैं उनमें से किसी में भी नहीं था। सिरीना और मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के नीचे बने एक छोड़े हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए। सर्विस टनल हमें नॉर्थ लाइन तक ले गई, एक अधूरा मैगलेव टर्मिनल जिसे कई साल पहले कंस्ट्रक्शन कोलैप्स के बाद छोड़ दिया गया था। उसके ऊपर उस टावर का ढांचा खड़ा था जिसे कभी पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनना था। उस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके थे, लेकिन इन्वेस्टर्स भाग चुके थे। उसका स्टील फ्रेम रात के अंधेरे में किसी काली सीढ़ी की तरह आसमान की ओर उठ रहा था। वहां कोई कैमरा नहीं था। यही तो मकसद था। मैं उसी सुबह टर्मिनल टावर, उसके नीचे रखे कंस्ट्रक्शन रोबोट्स और उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को खरीद चुका था जो उसे पूरा करने में सक्षम थे। उन ट्रांजैक्शंस को पूरे दिन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था और पब्लिक हॉस्पिटल इवेंट के शोर में छिपा दिया गया था। जूलियन ने उन टुकड़ों को देखा था, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं देख पाया था। 10:30 पर मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हजारों मशीन्स एक साथ जाग उठीं, क्रेन्स घूमने लगीं, एलिवेटर्स अधूरे कोर पर ऊपर चढ़ने लगे, मैग्नेटिक रेल प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले प्री फैब्रिकेटेड फ्लोर्स अपनी जगह जाकर लॉक होने लगे। ड्रोन स्वार्म्स चमकती हुई ग्लास पैनल्स को ऊपर ले जाने लगे। हमारी आंखों के सामने टावर बढ़ने लगा। सिरीना टर्मिनल की खिड़की से बाहर देखती रह गई।
उसने कहा, तुम 90 मिनट में एक स्काईस्क्रेपर पूरा कर रहे हो? मैंने कहा, 87। उसने जवाब दिया, इससे बात बेहतर नहीं हो जाती। ये प्रोजेक्ट पागलपन था, खतरनाक था, बेहद महंगा था और शानदार भी, लेकिन ये पूरी तरह वास्तविक था। मैंने मटेरियल्स, मशीन्स, पावर, लेबर और अधूरी स्ट्रक्चर सब कुछ उनकी असली कीमत पर खरीदा था। हर मूवमेंट सिस्टम के बैलेंस को कम कर रही थी। उधर हार्बर में ग्रांट की पार्टी मेरे बिना ही शुरू हो गई। कैमराज उसे ओशन क्राउन के डेक पर खड़ा दिखा रहे थे। उसके पीछे लगे बैनर पर लिखा था, नॉट एवरीथिंग इज फॉर सेल। 11 बजे मेरा कॉन्वॉय हार्बर पहुंचा और बंद किए गए डॉक्स के बाहर रुक गया। ग्रांट ने अपना ग्लास ऊपर उठाया, जूलियन ने नहीं। उसने खाली लिमुजीन की ओर देखा, फिर उसे समझ आ गया। उसने तुरंत स्काईलाइन की तरफ नजर घुमा दी। नॉर्थ लाइन चमक उठी। कई सालों से अधूरा पड़ा टावर अंधेरे में डूबा रहता था। अब हर पूरा होने वाली फ्लोर के जुड़ते ही सफेद रोशनी की पट्टियां तेजी से ऊपर दौड़ रही थीं। पूरा शहर मुड़कर उसी तरफ देखने लगा। लोग उंगलियों से उसकी ओर इशारा करने लगे। न्यूज कैमरास हार्बर से हटकर टावर की तरफ घूम गए। ग्रांट का जश्न हर स्क्रीन से गायब हो गया। टावर की चोटी पर कंस्ट्रक्शन ड्रोन्स ने स्टेडियम से भी बड़ी एक गोल क्राउन तैयार की। उस क्राउन में हजारों मिरर्ड पैनल्स लगे हुए थे। जैसे ही आखिरी हिस्सा अपनी जगह लॉक हुआ, पूरी रिंग हार्बर की तरफ झुक गई और ओशन क्राउन के अपने फायरवर्क्स को ही आसमान में वापस प्रतिबिंबित कर दिया। जहाज का आतिशबाजी प्रदर्शन मेरे टावर की सजावट बन गया। मुझे ग्रांट की पार्टी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उसी से मुफ्त में अपना प्रचार करवा लिया। नॉर्थ लाइन प्रोजेक्ट ने $3.1 बिलियन खर्च कर दिए। रात 11:15 पर मेरा बचा हुआ सिस्टम बैलेंस $2 बिलियन से थोड़ा कम था। तभी जूलियन ने अपनी पलटवार वाली चाल चली। नॉर्थ लाइन के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। कंस्ट्रक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई। पूरे शहर में कई बड़े सेलर्स ने एक साथ अपने डील्स वापस ले लिए। स्पोर्ट्स लीग ने अपनी पेंडिंग सेल रोक दी। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने डिलीवरी रोक दी। जिस आर्ट कलेक्शन को मैंने रिजर्व किया था वह ऑक्शन से गायब हो गई। जूलियन ने ग्रांट की ब्लॉकेड का इंतजाम नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं कोई छिपा हुआ दूसरा रास्ता इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही नॉर्थ लाइन सामने आया, उसने उन सभी सेलर्स को जिनके डील्स अभी रिव्यू में थे ये खबर दे दी कि आधी रात के बाद शायद मेरे फंड्स खत्म हो जाएं। वह ये परख रहा था कि क्या अर्जेंसी मुझे नियंत्रित कर सकती है। पहली बार उसने सही जगह पर दबाव डाला था। 11:20 पर मेरे पास $1.9 बिलियन थे और आधी रात तक 40 मिनट बाकी थे। 11:21 पर और $6 मिलियन आ गए। 11:22 पर फिर $6 मिलियन और जुड़ गए। रकम इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि ज्यादातर कंपनीज उतनी तेजी से प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकती थीं। सिरीना बची हुई ऑप्शंस देखने लगी। उसने कहा, 1 बिलियन से ऊपर की हर डील रोक दी गई है। मैंने कहा, हर नहीं। उसने कहा, ओशन क्राउन अब भी नहीं बिकेगा। मैंने जवाब दिया, मुझे ओशन क्राउन नहीं चाहिए। उसने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैंने लाइव हार्बर फीड की तरफ देखा। ग्रांट अपने बैनर के नीचे खड़ा था। उसके पीछे नो सेल्स सर्कल की दर्जनों यॉट्स एक सीधी लाइन में डॉक्स को रोक रही थीं। मैंने कहा, मुझे ब्लॉकेड चाहिए। 11:25 पर हर यॉट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर एक ऑफर पहुंचा। शिप्स खरीदने का नहीं, बल्कि उन कंपनीज को खरीदने का जिन्होंने उन फ्लीट्स को बनाया था, उन्हें फ्यूल दिया था, उनकी रिपेयर की थी, उनके स्टाफ दिए थे और उनका इंश्योरेंस किया था। सिरीना एक्विजिशन लिस्ट को देखकर बोली, तुमने इसकी भी तैयारी कर रखी थी? मैंने कहा, मैंने ग्रांट की तैयारी की थी। पिछले दिन के दौरान मुझे पता चल गया था कि ग्रांट का सर्कल हमेशा वही एक्सक्लूसिव सप्लायर्स इस्तेमाल करता था। इससे उनकी लग्जरी एक ही जगह पर केंद्रित हो गई थी और जहां कंसंट्रेशन होता है वहीं कमजोरी पैदा होती है। मैंने 2 शिप बिल्डर्स, एक मरीन इंजन कंपनी, एक फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर, एक नेविगेशन नेटवर्क और हार्बर की सुरक्षा करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी फ्लीट खरीद ली। उनमें से कोई भी ग्रांट के सर्कल का मेंबर नहीं था। वे सामान्य कंपनीज थीं और पूरी कीमत पर खुशी खुशी बेचने को तैयार थीं। इन परचेसेस में $1.2 बिलियन खर्च हो गए। फिर मैंने सिर्फ एक आदेश दिया, मेरी प्रॉपर्टी हटाओ। सिक्योरिटी बोट्स ने अपनी फॉर्मेशन बदल दी। फ्यूल बार्जेस पीछे हट गए। टग क्रूज ने अपने इंजन्स चालू कर दिए। नेविगेशन एक्सेस को एक नए चैनल पर भेज दिया गया। एक एक करके ओशन क्राउन के सामने रास्ता रोककर खड़ी सभी यॉट्स हटने लगीं। इसलिए नहीं कि अब यॉट्स मेरी थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जगह बनाए रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वे सब अब मेरे आदेश मान रही थीं। ग्रांट अपनी ब्लॉकेड को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता रह गया। पियर पर खड़ा जूलियन अपनी आंखें सिकोड़कर सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि मैं बड़ी चीजें खरीदूंगा, लेकिन मैंने वे सिस्टम्स खरीद लिए जो बड़ी चीजों को उपयोगी बनाते थे। 11:40 पर मेरा बैलेंस $760 मिलियन रह गया। सिरीना को तुरंत खरीदने के लिए तैयार इमरजेंसी एयरक्राफ्ट का एक कलेक्शन मिला। मैंने उसे $400 मिलियन में खरीदकर उन प्लेन्स को हॉस्पिटल नेटवर्क के लिए भेज दिया। मैंने $244 मिलियन में डेटा सेंटर्स की एक चेन खरीद ली। मैंने देश के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनल्स की हर सीट $30 मिलियन में खरीद ली और गेट्स जनता के लिए खोल दिए। 11:56 पर मेरे पास $44 मिलियन थे। $1 मिलियन प्रति सेकंड की अगली रेट से आधी रात तक
और $24 मिलियन आने वाले थे। आखिरी परचेज हमारे ठीक ऊपर इंतजार कर रही थी। नॉर्थ लाइन के ऊपर बनी क्राउन सिर्फ सजावट नहीं थी, उसके अंदर एक घूमने वाला ऑब्जर्वेशन डेक, एक रेस्टोरेंट, एक प्राइवेट गार्डन और एक्सपेरिमेंटल सोलर ग्लास की एक रिंग थी। कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम ने उसे अलग प्रोजेक्ट के रूप में पूरा किया था और उसकी अंतिम कीमत $68 मिलियन थी। 11:59 और 59 सेकंड पर मेरा बैलेंस ठीक 68 मिलियन पर पहुंचा। मैंने उस क्राउन को खरीद लिया। सिस्टम बैलेंस 0 पर आ गया। घड़ी ने 12 बजाए। टावर की गोल छोटी पहली बार घूमी और उसकी रोशनी पूरे शहर में फैल गई। नई रेट $1 मिलियन प्रति सेकंड। $1 मिलियन आया, फिर एक और, फिर एक और। हार्बर से ग्रांट उस टावर को देख रहा था जिसने स्काईलाइन पर उसकी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया था। पियर से जूलियन उस टाइमिंग को देख रहा था जिसने उसके आखिरी शक को भी खत्म कर दिया। और मेरे बगल में सेरीना मेरे चेहरे को देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें पहले से पता था कि वह सेलर्स को रोक देगा। मैंने जवाब दिया, मुझे पता था कि वह उसी चीज पर प्रतिक्रिया देगा जो मैं उसे दिखाऊंगा। उसने कहा, तुमने जूलियन का इस्तेमाल ग्रांट को चलाने के लिए किया और ग्रांट का इस्तेमाल जूलियन का ध्यान भटकाने के लिए। मैंने कहा, हाँ। उसने नीचे सड़कों की तरफ देखा जहां लोग नए टावर के नीचे जश्न मना रहे थे। फिर उसने पूछा, क्या तुम कभी किसी इंसान को बिना ये सोचे देखते हो कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मैंने लगभग तुरंत जवाब देने की कोशिश की, फिर रुक गया। वही ठहराव मेरे पास मौजूद एकमात्र ईमानदार जवाब था। अगले 24 घंटों में मैं $86,400,000,000 कमाने वाला था। पहले 60 मिलियन तब आ चुके थे जब सिरीना अभी भी मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। मैं घूमते हुए क्राउन पर चढ़ा और उस पूरे देश को देखा जहां अब मैं नाश्ते से पहले पहुंच सकता था। शहर अब बहुत सस्ता हो चुका था। अगला जीरो पाने के लिए पूरी दुनिया चाहिए थी। हर सेकंड $1 मिलियन मिलना अब दौलत जैसा महसूस नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे समय जितने छोटे छेद से एक बाढ़ अंदर घुस रही हो। रात के 12:01 पर मेरे पास $60 मिलियन थे। 12:10 पर 600 मिलियन। रात 1 बजे $3,600,000,000। यहाँ तक कि नॉर्थ लाइन भी, वह टावर जिसे मैंने सिर्फ एक रात में पूरा कर लिया था, मेरी सिर्फ 1 घंटे की कमाई को भी अपने अंदर समा नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसकी सबसे ऊपरी मंजिल को एक कमांड सेंटर में बदल दिया। दीवारों पर हर टाइम जोन के लाइव एसेट मार्केट्स दिखाई दे रहे थे। कार्गो फ्लीट्स डिजिटल महासागरों के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। एयरक्राफ्ट चमकते हुए मैप्स को पार कर रहे थे। फैक्ट्रीज, स्टेडियम्स, रिजॉर्ट्स, माइंस, स्टूडियोज, फार्म्स, पावर स्टेशंस और पूरे के पूरे सिटी ब्लॉक्स खरीदने लायक रोशनी के बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहे थे। सिरीना कमरे के बीचों बीच हेडसेट पहने खड़ी थी। उसके साथ उन एनालिस्ट्स की टीम थी जिन्होंने अब यह पूछना छोड़ दिया था कि मेरी रिक्वेस्ट्स वाजिब हैं या नहीं। अब मेरी कोई भी रिक्वेस्ट वाजिब नहीं रही थी। करंट बैलेंस, उसने कहा, $4,300,000,000। उसने स्क्रीन्स के सिस्टम को देखा। हम सूरज निकलने से पहले 6 बिलियन खर्च कर सकते हैं। बहुत धीमा। यह वाक्य अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। इसे अस्तित्व से मिटा दो। हमने ट्रांसपोर्टेशन से शुरुआत की। मैंने एक ग्लोबल कार्गो एयरलाइन खरीदी, फिर एक शिपिंग फ्लीट, फिर सबसे बड़ी इनलाइन फैक्ट्रीज को जोड़ने वाला प्राइवेट रेल नेटवर्क। मैंने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, शिपयार्ड्स, इलेक्ट्रिक बस कंपनीज और इतनी हाई स्पीड ट्रेन्स खरीद लीं कि एक तट से दूसरे तट तक चांदी जैसी रेल लाइन बन सके। रात 3 बजे मैंने आदेश दिया कि हर ट्रेन तुरंत चलना शुरू करे। लाइव मैप पर सफेद लाइंस बिजली की तरह पूरे देश में दौड़ने लगी। लोग मुफ्त सफर के साथ जागे, स्टेशंस भर गए और न्यूज कैमरास पहुंच गए। मेरा नाम उन शहरों के डिपार्चर बोर्ड्स पर दिखाई देने लगा जहां मैं कभी गया भी नहीं था। सुबह 4 बजे मैंने 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स खरीद लिए और घोषणा की कि पहले साल का पूरा प्रोडक्शन सस्ते मेडिकल इक्विपमेंट और पब्लिक कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होगा। सुबह 5 बजे मैंने एक फिल्म स्टूडियो खरीद लिया और आदेश दिया कि जितनी भी अधूरी डिजास्टर मूवीज हैं उनमें बिलियनर विलन की जगह ग्रांट को दिखाया जाए। स्टूडियो ने नाश्ते से पहले ही सारी एडिटिंग पूरी कर दी। सुबह 6 बजे ग्रांट उठा तो उसने अपना चेहरा 12 मूवी पोस्टर्स पर देखा जिनके टाइटल्स गिरते हुए एम्पायर्स के बारे में थे। उसने धमकियां जारी की। मैंने वही एडवर्टाइजिंग कंपनी खरीद ली जो उसका बयान दिखा रही थी और उसके नीचे मूवी टिकट का एक छोटा लिंक लगा दिया। मूवी पूरी तरह सोल्ड आउट हो गई। सूरज निकलने तक मैं $22 बिलियन खर्च कर चुका था। फिर भी मेरा बैलेंस लगातार बढ़ रहा था। उसी पल मैंने पैसों को चीजों में मापना बंद कर दिया। मैंने उन्हें सिस्टम्स में मापना शुरू किया। किसी शहर को सिर्फ एक बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती, उसे एनर्जी, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिसिन और हाउसिंग चाहिए होती है। अगर मैं एक लग्जरी टावर खरीदता तो मेरे पास सिर्फ एक एड्रेस होता, लेकिन अगर मैं ये 6 सिस्टम्स खरीद लेता तो लोगों के जीने का पूरा तरीका मेरा हो जाता। मैंने एक रेगिस्तानी इलाका चुना जहां अधूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मीलों तक खाली जमीन पर फैले हुए थे। सुबह 7 बजे मैंने वह जमीन, पास के सोलर फार्म्स, वाटर प्लांट, फ्रेट रूट,
मॉड्यूलर हाउसिंग फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट सरप्लस यार्ड में रखी रोबोट कंस्ट्रक्शन फ्लीट खरीद ली। 8 बजे तक मशीन्स चलने लगीं, 9 बजे तक रेत पर सड़कें दिखाई देने लगीं, 10 बजे तक कृत्रिम झीलों के चारों ओर शीशे जैसे टावर्स खड़े हो गए। दोपहर तक उस शहर में पहले निवासी आ चुके थे जो नाश्ते के समय तक अस्तित्व में ही नहीं था। मैंने उसका नाम इक्लिप्स रखा। पहले साल के लिए हाउसिंग मुफ्त थी, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए मुफ्त थी क्योंकि मैंने शहर की जरूरत से ज्यादा सोलर कैपेसिटी खरीद ली थी। ट्रेन्स हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रही थीं। सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में सबसे महंगे अपार्टमेंट्स की जगह मेडिकल सेंटर्स थे। आम लोगों ने इक्लिप्स को एक चमत्कार कहा। सेरीना ने इसे इस बात का सबूत कहा कि जब मैं चाहूं तो कुछ अच्छा कर सकता हूं। मैंने इसे एक प्रोटोटाइप कहा। तुम किस चीज का प्रोटोटाइप बना रहे हो? उसने पूछा। जब हम नए शहर के ऊपर उड़ रहे थे, मैंने नीचे लोगों से भरती सड़कों की ओर देखा। ऐसी दुनिया जिसे बेहतर बनने के लिए किसी परमिशन की जरूरत न हो। किसकी परमिशन? किसी की भी। वह खिड़की से हट गई। उसमें वहां रहने वाले लोग भी शामिल हैं। मुझे पता था कि वह क्या पूछ रही थी। क्या मैं दुनिया की मदद कर रहा था या उसे अपनी मर्जी से व्यवस्थित कर रहा था? ईमानदार जवाब था, दोनों। एक बुरी तरह व्यवस्थित दुनिया ने कभी ग्रांट को सिर्फ जन्म की वजह से मुझसे ऊपर रखा था और मुझे सिर्फ जूतों की वजह से उससे नीचे। मेरा इरादा उस दुनिया को शालीनता से ठीक करने का नहीं था। मेरा इरादा पूरी व्यवस्था ही बदल देने का था। जूलियन ने सेरीना से पहले यह बात समझ ली। वह दोपहर में अकेला इक्लिप्स पहुंचा और उस भीड़ के बीच चलता रहा जो मेरे नाम को किसी जश्न की तरह ले रही थी। उसने मुझे सेंट्रल स्टेशन में चलते हुए सूरज जैसी रोशनी वाली छत के नीचे पाया। उसने अपना ब्रास कॉइन एक बार उछाला। 12:01 पर तुम्हारे पास $60 मिलियन थे, उसने कहा। दोपहर 1 बजे कुल रकम $3.6 बिलियन थी। आज रात 12 बजे यह बढ़कर $86.4 बिलियन हो जाएगी। स्टेशन की घोषणाएं हमारे चारों ओर गूंज रही थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। जूलियन ने आगे कहा, तुम्हें पैसे बड़ी बड़ी पेमेंट्स में नहीं मिल रहे। वे लगातार आते रहते हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते और तुम शून्य की ओर खर्च कर रहे हो क्योंकि जीरो ही दर बदल देता है। तुमने एक खूबसूरत थ्योरी बना ली है। तुमने 5 घंटे में एक शहर बना दिया। वह सबूत नहीं है, वह सिर्फ खराब टेस्ट है। मैं मुस्कुराया। जूलियन ने कांच की दीवार के पार उन परिवारों को देखा जो मुफ्त अपार्टमेंट्स में प्रवेश कर रहे थे। ग्रांट सोचता है कि तुम बदला चाहते हो, उसने कहा। सेरीना सोचती है कि शायद वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। वे दोनों तुम्हें कम आंक रहे हैं, मैंने पूछा। और तुम्हारे हिसाब से मैं क्या चाहता हूँ? उसने जवाब दिया, इतना बड़ा नियंत्रण कि वह न्याय जैसा महसूस हो। पहली बार उसने मुझे ऐसे शब्दों में बताया जिसे मैं नकार नहीं सका। मैं उसके और करीब चला गया। तुम यह ऐसे कह रहे हो जैसे कंट्रोल और जस्टिस एक दूसरे के दुश्मन हो, उसने कहा। वे तभी दुश्मन बनते हैं जब दोनों की परिभाषा केवल एक व्यक्ति तय करता है। हमारे पीछे ट्रेन आकर रुकी, जिसके किनारे पर मेरा प्रतीक चमक रहा था। दरवाजे खुले। मुझे देखते ही सैकड़ों लोग खुशी से चिल्लाने लगे। जूलियन ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। वह पैसे से नहीं डरता था। यही बात उसे अलग बनाती थी और यही वजह थी कि वह पूरे शहर में शायद अकेला इंसान था जो मुझे सिर्फ पैसे से बढ़कर कुछ बनने पर मजबूर कर सकता था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी डेडलाइन पता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या तुम तब भी जीत सकते हो जब बाकी सबको भी वह पता हो। उसने स्टेशन की रेलिंग पर पीतल का सिक्का रखा और चला गया। मैंने उसे उठा लिया। एक तरफ मुकुट बना था, दूसरी तरफ 0। जूलियन ने वह सिक्का खुद बनाया था। वह धमकी नहीं थी, वह एक निमंत्रण था। दोपहर 2 बजे हर बड़े समाचार चैनल ने यह खबर दिखाई कि मुझे आधी रात से पहले एक निश्चित रकम खर्च करनी होगी। जूलिया कभी कैमरे पर दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी थ्योरी गुमनाम स्रोतों के जरिए फैल गई। कमेंटेटर्स मेरी हर खरीदारी गिनने लगे। मालिकों ने कीमतें बढ़ाईं, लेकिन सिस्टम ने असली मूल्य से अधिक किसी भी कीमत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग पीछे हट गए क्योंकि उन्हें नियंत्रित किए जाने का डर था। दूसरे लोग मौका खत्म होने से पहले बेचने के लिए दौड़ पड़े। पूरी दुनिया 8 घंटे बाकी रहते एक विशाल ऑक्शन बन गई। ग्रांट ने इस अफरा तफरी का इस्तेमाल अपनी अब तक की सबसे साहसी चाल चलने के लिए किया। उसने घोषणा की कि उसने मेरे पैसे का स्रोत खोज लिया है। एक लाइव प्रेस इवेंट में उसने मेरे जैसे ही एक काले फोन को ऊपर उठाया। उसका दावा था कि उसमें एक गुप्त डिजिटल फॉर्च्यून तक पहुंच थी। उस डिवाइस की स्क्रीन पर इतना बड़ा बैलेंस दिख रहा था कि उससे मेरा सारा खर्च समझाया जा सकता था। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स पूरी स्क्रीन पर भरे हुए थे। ग्रांट ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने आसमान से सूरज ही खींच लिया हो। वह फोन अस्पताल की यात्रा के दौरान मेरे कोट से चुराया गया था। मैंने उसे जानबूझकर ऐसा करने दिया था। बैलेंस नकली था, रिकॉर्ड्स नकली थे, सिक्योरिटी जानबूझकर कमजोर रखी गई थी। मुझे पता था कि ग्रांट किसी वस्तु की तलाश करेगा, क्योंकि शक्ति का वही एक रूप था जिसे वह समझता था। और मुझे यह भी पता था कि वह यह जांचे बिना कि सबूत जांच में टिक भी पाएंगे या नहीं, उसे सार्वजनिक कर देगा। ग्रांट ने फोन अपने सिर के ऊपर उठाया। एड्रियन कोई चमत्कार नहीं है,
उसने कहा। वह एक चोर है। ठीक उसी पल मैंने $14 बिलियन में एक सैटेलाइट लॉन्च कंपनी खरीद ली। पेमेंट दुनिया की हर फाइनेंशियल स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। ग्रांट ने चुराए हुए फोन की ओर देखा। उसका नकली बैलेंस नहीं बदला। उसके चारों ओर खड़ी भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। फिर उस डिवाइस से मेरी आवाज में पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चला। सोचने से पहले चोरी करने की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर इक्लिप्स का लाइव मैप दिखाई दिया। शहर के भीतर से हजारों कंस्ट्रक्शन ड्रोन्स ऊपर उठे और आसमान में हंसते हुए सुनहरे चेहरे का आकार बना लिया। ग्रांट ने गुस्से में फोन मंच पर फेंक दिया। वह रंग बिरंगी कॉन्फेटी में फट गया। बाद में मैंने उसका क्लिप देखा। यहाँ तक कि जूलियन भी उस पल हंस पड़ा था। लेकिन ग्रांट की बेइज्जती के पीछे एक असली हमला छिपा हुआ था। जब पूरी दुनिया फोन को देख रही थी, बिना चालक वाले डिमोलिशन व्हीकल्स रेगिस्तान पार करते हुए इक्लिप्स की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ कटिंग आर्म्स और इम्पैक्ट ड्रिल्स लगे हुए थे। उनका लक्ष्य केंद्रीय सोलर फील्ड था। अगर बिजली का स्रोत नष्ट हो जाता तो चमत्कारी शहर अपने पहले ही दिन अंधेरे में डूब जाता। ग्रांट चाहता था कि जनता मेरे शासन को असफलता से जोड़े। उसे विश्वास था कि मेरा पूरा ध्यान प्रेस इवेंट पर है, जबकि असल में मेरा ध्यान उसी का ध्यान वहां बनाए रखने पर था। जैसे ही वे वाहन बाहरी सीमा पार करके अंदर आए, उनके नीचे की रेत हिलने लगी। मेरे कंस्ट्रक्शन रोबोट्स पिछले 1 घंटे से वहां एक सर्पिल खाई खोद रहे थे। डिमोलिशन मशीन्स एक एक करके उसमें गिरती चली गईं और जमीन के नीचे फंसकर एक बिल्कुल सही गोल घेरे में लगातार घूमती रहीं। उनके ऊपर हजारों सोलर पैनल्स घूमे और सूरज की रोशनी को बादलों की ओर परावर्तित करने लगे। परावर्तित रोशनी ने इक्लिप्स के ऊपर एक विशाल सुनहरे शेर का आकार बना दिया। शहर की बिजली एक पल के लिए भी नहीं गई। उसी दोपहर मैंने उन डिमोलिशन मशीन्स को उनके शर्मिंदा निर्माता से खरीद लिया और उनका इस्तेमाल सार्वजनिक स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए किया। ग्रांट ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शाम 6 बजे मैं $61 बिलियन खर्च कर चुका था। $25 बिलियन अभी भी बचे हुए थे, जबकि अगले 6 घंटे की आय अब भी आनी बाकी थी। उपलब्ध सबसे बड़ी संपत्ति हीलियोस क्राउन थी, जो भूमध्य रेखा के ऊपर निर्माणाधीन एक निजी ऑर्बिटल एनर्जी नेटवर्क था। उसके सोलर सैटेलाइट्स की पहली रिंग 24 घंटे सूरज की रोशनी इकट्ठा करके पृथ्वी के किसी भी स्थान तक ऊर्जा भेज सकती थी। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने पर उसकी अनुमानित कीमत $2 ट्रिलियन से भी अधिक होने वाली थी। अभी उसका केवल एक छोटा हिस्सा ही मौजूद था। लॉन्च डिवीजन, फैक्ट्रीज, कंट्रोल स्टेशंस और पहले 12 सैटेलाइट्स की कुल कीमत $28 बिलियन आंकी गई थी। ग्रांट के परिवार के पास उसका बड़ा हिस्सा था। उसने बेचने से इनकार कर दिया। जूलियन को उम्मीद थी कि मैं सीधे हीलियोस क्राउन पर हमला करूंगा। हर कैमरा उसके कंट्रोल सेंटर पर लगा हुआ था। हर मालिक दबाव के लिए तैयार था। मैंने उसके चारों ओर का आसमान खरीद लिया। मैंने सैटेलाइट लॉन्च कंपनी, सबसे बड़े रॉकेट फ्यूल प्रोड्यूसर, 2 ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन फर्म्स और अगले 1 साल के लिए उपलब्ध हर लॉन्च स्लॉट खरीद लिया। मैंने रिफ्लेक्टिव पैनल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और रॉकेट सेक्शंस को तट तक पहुंचाने वाले जहाज भी खरीद लिए। हीलियोस क्राउन अब भी उसके मालिकों का था, लेकिन मेरी नियंत्रित संपत्तियों से गुजरे बिना अब कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। ग्रांट टेलीविजन पर आया और उसने इन खरीदों को निरर्थक बताया। 10 मिनट बाद हीलियोस बोर्ड ने सेरीना को भविष्य में संभावित बिक्री पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने इनकार कर दिया। इससे सेरीना सहित हर कोई उलझन में पड़ गया। उसने कहा, तुमने उस चीज को चारों तरफ से घेरने के लिए $30 बिलियन खर्च कर दिए, फिर उसे खरीदते क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि मुझे उसकी जरूरत है। उसने कहा, तुम्हें महंगी संपत्तियों की जरूरत है। मैंने कहा, मैं कभी किसी सेलर को यह विश्वास नहीं करने देता कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। जरूरत विरोध बढ़ाती है, उदासीनता उसे कम करती है। मैंने अपनी नई लॉन्च कंपनीज को डेलाइट नाम का एक अलग ऑर्बिटल नेटवर्क बनाना शुरू करने का आदेश दिया। उसका डिजाइन अधिक सरल, अधिक तेज और सभी के लिए मुफ्त उपयोग वाला था। केवल 1 घंटे के भीतर हीलियोस क्राउन के मालिकों ने फिर फोन किया। अब उन्हें मेरी खरीद से डर नहीं था, उन्हें मेरी कंपटीशन से डर था। मैंने पहले से भी कम कीमत की पेशकश की, उन्होंने फिर भी मना कर दिया। लेकिन अब वे खुद अपने ही खिलाफ मोल भाव कर रहे थे। आगे चलकर वही बात महत्वपूर्ण होने वाली थी। रात 9 बजे सिस्टम बैलेंस में $18 बिलियन दिखाई दे रहे थे। मैंने एक नया शहर बसाने लायक बड़ा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट खरीद लिया। मैंने 3 एंटरटेनमेंट कंपनीज, एक पूरी अम्यूजमेंट पार्क्स चेन और उस रात बिक्री के लिए उपलब्ध हर ऑपरेशनल क्रूज शिप खरीद लिया। मैंने आदेश दिया कि वे सभी जहाज खाड़ी में एड्रियन के ब्रेसलेट के चारों ओर घूमता हुआ एक विशाल वृत्त बनाए। उनकी रोशनियों ने ऐसा मुकुट बनाया जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता था। रात 10:30 बजे मेरे पास अभी भी $7 बिलियन बचे थे। अधिकांश मार्केट्स बंद हो रहे थे। बड़े मालिक फोन उठाना बंद कर चुके थे। जूलियन की सार्वजनिक भविष्यवाणी ने हर बची हुई खरीद को सबूत बना दिया था, इसलिए मैंने उसे जरूरत से ज्यादा सबूत दे दिए। मैंने 100 बड़ी ट्रांजैक्शंस को एक ही सेकंड में पूरा होने के लिए निर्धारित किया। फैक्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, डेटा सेंटर्स,
फार्मलैंड, थिएटर्स, मेडिकल सप्लायर्स, होटल्स, आर्ट कलेक्शंस, वेयरहाउसेस, स्टेडियम्स और पावर प्लांट्स, सबकी ओनरशिप 11:50 पर बदल गई। पूरी फाइनेंशियल दुनिया हिल उठी। स्क्रीन्स पर मेरा नाम भर गया। एनालिस्ट्स ये पता नहीं लगा सके कि किस अकाउंट से कौन सी संपत्ति खरीदी गई। रिपोर्टर्स एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। जूलियन का टाइमिंग मॉडल एक साथ हुई, पेमेंट्स की विशाल लहर के नीचे दब गया। उसने लय खोज ली थी। मैंने उसे पूरे ऑर्केस्ट्रा से ढक दिया। रात 11:55 पर मेरा बचा हुआ बैलेंस $1,800,000,000 था। आखिरी खरीद स्पेसपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी। 12 लॉन्च पैड्स पर दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट्स का पूरा फ्लीट खड़ा था, जिन पर सफेद और सुनहरे रंग की पेंटिंग की गई थी। वह फ्लीट उस लॉन्च कंपनी का था जिसे मैं पहले खरीद चुका था, लेकिन डिलीवरी होने तक स्वयं रॉकेट्स एक स्वतंत्र मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के स्वामित्व में थे। उनकी कुल कीमत $2,100,000,000 थी। प्रति सेकंड $1,000,000 की दर से मुझे उस कीमत तक पहुंचने में 5 मिनट लगने वाले थे। काउंटडाउन के आखिरी 30 सेकंड बचे थे, तभी जूलियन मुख्य लॉन्च पैड के पास आ पहुंचा। उसने कहा, तुमने यह सटीक अंतर पहले से तय किया था। मैंने जवाब दिया, मैंने ऐसे कई अंतर तय किए थे। उसने कहा, अगर एक ट्रांजैक्शन भी विफल हो जाती तो तुम हार जाते। मैंने कहा, अगर मुझे लगता कि वह विफल हो सकती है तो मैं उसे योजना ही नहीं कहता। रॉकेट्स ने अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया। तभी हीलियोस कंट्रोल सेंटर से विशाल स्क्रीन पर ग्रांट दिखाई दिया। उसने मैन्युफैक्चरर्स को डिलीवरी रोकने के लिए मना लिया था। उसका चेहरा पूरे स्पेसपोर्ट पर छा गया। उसने कहा, तुम इस फ्लीट के मालिक नहीं हो और कभी नहीं बनोगे। सेरीना ने मेरी ओर देखा।